ये शब्द है आयु और वेद, इन दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका मतलब है द साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेद इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइज्ड साइंस। कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऑटोइम्यून कंडीशंस, ऐसे बीमारियों में, क्रॉनिक क्रिटिकल इलनेसेस में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। और उसके बाद अब है नहीं कुछ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल का नया प्रॉब्लम बन गया है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चर्स, डॉक्टर्स आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं कि हमें इस कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऑटोइम्यून कंडीशंस, ऐसे बीमारियों में, क्रॉनिक क्रिटिकल इलनेसेस में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, एज अ प्रैक्टिशनर मैं ये अनुभव करती हूँ और हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए ये सब मैं बता सकती हूँ। ये आपको जन्म से मिलती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर ये नष्ट हो गई तो मतलब आप मरने के कगार पर हो। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग के लिए मदद होती है कि कफ प्रकृति का इंसान एक हैवी स्टेचर लेकर आता है। बचपन से अगर वो थोड़ा सा चबी प्लम्पी है, उसकी प्रकृति कफ की है, तो वो एकदम स्लिम ट्रिम नहीं हो सकता। कैसे होगा? शांत, हम जिसका हैप्पी गो लकी कहते हैं। तो मॉम जो है वो अपने बच्चे की प्रकृति को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव कर सकती हैं। जैसे हमें लगता है ना, जैसे किसी के दो बच्चे हैं तो उनको लगता है यार एक इतना आलसी क्यों और एक इतना मतलब कि माँ ने जब गर्भधारणा की तब वो कौन से सीजन में की थी। जैसे मैंने अभी बताया कि काल का भी आत्मा का प्रवेश होने के बाद ही शुक्र शोणित जीवात्मा संयोग, उसके बाद ही बच्चा, यानी पढ़ना ही नहीं चाहते, गाली देना बहुत आसान होता है। सचिन तेंदुलकर ने कैसे खेलना चाहिए कोई भी बताता है ना। ये जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, ये पूरा नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई मेडिसिन होती है। लास्ट है, हम अपुनर्भव चिकित्सा में मानते हैं। ये आयुर्वेद की और एक शानदार एक कॉन्सेप्ट है, अपुनर्भव, मतलब वापस नहीं होना चाहिए। तो हमने पेशेंट को नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज हम मिलने वाले हैं आयुर्वेदा फर्स्ट की फाउंडर डॉक्टर पायल से। तो आयुर्वेदा है क्या, इसके बारे में हम डॉक्टर पायल से जानेंगे। मैम हमें बताएंगे अपने शब्दों में कि आयुर्वेदा क्या है, क्या ये सिर्फ जड़ी बूटी है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर पायल से और स्वागत करते हैं उनका अपने सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल पायल जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी मैं आभार मानती हूँ। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे आज मौका मिला है अपना मत प्रदर्शित करने के लिए। आयुर्वेद के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं समाज में, लेकिन आज मैं कुछ अपना एक 17-18 साल का अनुभव लेकर आई हूँ और मैं आपको एज अ प्रैक्टिशनर बताती हूँ कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद ये शब्द है आयु और वेद, इन दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका मतलब है द साइंस ऑफ लाइफ। जब हम बात करते हैं साइंस ऑफ लाइफ की, तो हमने ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंत तक हेल्थ से रिलेटेड हर जो कोई चीज़ उसमें शामिल है, उसके बारे में हम आयुर्वेद में सीखते हैं। तो इसमें हम सिर्फ बीमारियों की चिकित्सा करना केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखते हैं। इसमें हम जानते हैं कि आयुर्वेद में हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में किस तरह सोचना चाहिए। आज आप कोई भी संहिता उठा लीजिए, कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें पहले 30 चैप्टर्स, क्लोज टू 30 चैप्टर्स आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में ही मिलेंगे। जो आपने कोविड के बाद आज दुनिया में अचानक से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बहुत लोगों में ज्ञान और उसका रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन यहाँ तक हम सीमित नहीं रखते। तो आयुर्वेद में गर्भ विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, इसका भी बहुत डीप और गहरा ये सारा अर्थ बताया हुआ है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसके पहले से शुरुआत, गर्भाधान विधि से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ बच्चा जो कि सोसाइटी का एक हिस्सा बनने वाला है, उसको मेंटल, फिजिकल और इमोशनली स्वस्थ कैसा रख सकते हैं। देन आयुर्वेद के अष्टांग बताए, यानी 8 अंग बताए। तो आयुर्वेद इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइज्ड साइंस, जिसमें काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन से लेकर सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा तक सब कुछ इंक्लूडेड था। यहाँ तक कि काय बाल यानी पीडियाट्रिक ग्रुप है, उसके बाद ऊर्ध्वांग यानी ईएनटी यानी शल्य जिसको हम कहते हैं, ग्रह विज्ञान यानी जिसमें आपके बारे में आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस, पैंडेमिक्स के बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद जरा विज्ञान यानी कि जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, जिसका मतलब है कि जो आजकल एजिंग ग्रुप है हमारा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद शल्य, जैसे मैंने और शालाक्य बताया, शल्य चिकित्सा यानी हमारी सर्जरी। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि सर्जरी तो मॉडर्न वर्ल्ड ने दी है, बिल्कुल गलत। सुश्रुत इसके फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत संहिताकार थे, आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। आज भी आप कोई मॉडर्न की सर्जरी टेक्स्ट बुक उठाकर देखते हो तो उसमें पहला रेफरेंस एज फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत का दिया जाता है। तो उन्होंने इस पूरे विज्ञान को डेवलप किया और आयुर्वेद से ही सर्जरी की शुरुआत हुई। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, आज पूरी दुनिया नैनो गोल्ड और प्लैटिनम और कार्बन, बहुत सारी चीज़ों, गोल्ड का नैनो यूज़ कर रही है, जिंक का यूज़ कर रही है।
ये सब जो आया है ये आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले ही बताया गया था। और इसका जो साइंस है उसको रसशास्त्र कहते हैं। इसकी विद्या जहाँ से आई है, तो नैनो टेक्नोलॉजी आयुर्वेद में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, इन सब का औषधियों से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये विज्ञान, इतना गहरा विज्ञान आयुर्वेद को पहले से था। तो अगर आप इसको जड़ी बूटी तक सीमित रखते हो तो मतलब एक हाथी को देखकर बोलना कि ये तो बस एक वेजिटेरियन एनिमल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस तरह है। जो जिसको मैं कहती हूँ कि एलिफेंट एंड द सिक्स ब्लाइंड मैन की स्टोरी हमें पता है कि हर एक इंसान अपने पर्सपेक्टिव से किसी शास्त्र को देखता है, तो उसको सीमित मत रखिए। आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और आज विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, क्योंकि आज लोगों को पता चल चुका है कि जो पाइपलाइंस होते हैं, ड्रग पाइपलाइंस, वो सारे एक लिमिट में आ चुके हैं और उसके बाद अब है नहीं कुछ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल का नया प्रॉब्लम बन गया है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चर्स, डॉक्टर्स आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं कि हमें इस शास्त्र से क्या इस तरह के चैलेंजेस का हम इलाज कर सकते हैं। कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऑटोइम्यून कंडीशंस, ऐसी बीमारियों में, क्रॉनिक क्रिटिकल इलनेसेस में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, एज अ प्रैक्टिशनर मैं ये अनुभव करती हूँ और हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए ये सब मैं बता सकती हूँ। मैम, आपने इतने अच्छे से आयुर्वेदा के बारे में बताया और आई थिंक जो भी हमारे ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो आपका जो नॉलेज है आयुर्वेदा के बारे में उसको सुन के उनका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा, उन्हें बिल्कुल इसकी डिटेल नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स, हम बहुत सारे आयुर्वेदा के राज आज खोलने वाले हैं मैम के साथ, क्योंकि सी इज वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन और इनके पास इतना ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में ज्ञान है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, जैसे आपने आचार्य सुश्रुता की बात की, तो हमारे एंसेस्टर ने जैसे हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये आज की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस तरह से फिट होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पर ये बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जितना भी बोला है, आयुर्वेद को एक शाश्वत, यानी कि जो कभी ना नष्ट होने वाला, ऐसा साइंस बताया गया है और ये हमारे ऋषि मुनियों से ही आया है। उनको ये दिव्य ज्ञान तब से था और इसके बारे में नॉलेज थी। तो शब्द बदल जाते हैं, जैसे आज हम पहले हम रथ कहते थे, अभी हम उसको यात्रा के लिए रथ नहीं बोलते, हम उसको अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में बताते हैं कि हम कार से जा रहे हैं, हम प्लेन से जा रहे हैं, हम ऑटो से जा रहे हैं, जो भी है। तो शब्द बदल गए हैं, लेकिन क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदला है? तो नहीं, हम रास्ते से ही जाते हैं, हम हवा से ही जाते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो जो पंच महाभूत सिद्धांत आयुर्वेद में बताया है कि हम 5 जिस एलिमेंट्स की बात करते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। अब इसमें इन 2-2 या 3-3 का कॉम्बिनेशन बनकर ही हमारे वात, पित्त, कफ को बताया गया है आयुर्वेद में। जैसे कि वात बताया गया है वायु से, कफ बताया गया है जल से और पित्त बताया गया है अग्नि से, मतलब मेन एलिमेंट। इसके साथ साथ और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो टू मेक इट ईजी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आज जो हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, आकाश मतलब क्या है? आकाश यानी स्पेस, यानी खालीपन। अब हमारे बॉडी में आप अगर ऑर्गन्स को देखो तो उनको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक स्पेस चाहिए, नहीं तो ब्लॉकेजेस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है हार्ट अटैक आ रहा है, अगर कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉक हो गया तो मतलब क्या, वो एक ओपन चैनल होना चाहिए था जहाँ कुछ और आकर बैठ गया और उस वजह से वहाँ पर मूवमेंट्स बंद हो गई। तो आकाश ये हम स्पेस से रिलेट कर सकते हैं। अग्नि को हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से रिलेट करते हैं। मतलब क्या कि जहाँ पे भी हमें बायो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस चाहिए, हर सेल का अपना एक अग्नि है, हर सेल का अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सेल अपने आप में पूरे विश्व जैसे, पूरे यूनिवर्स जैसे, और उसमें भी ये 5 एलिमेंट्स है। उसका जो सेल वॉल है ये पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर की जो स्पेस है वो आकाश है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि अग्नि है, प्रोसेस हो रहा है तो अग्नि है वहाँ पर। तो ये सब हर एक लेवल पर आपको दिखाई देगा। तो अगर हमने अपनी बॉडी को डिसइंटीग्रेट किया तो भी हमें ये पंचमहाभूत ही मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आकाश का मतलब स्पेस है, वैसे वायु का मतलब है गति, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स है, चाहे आप जग रहे हो या सो रहे हो, जितने भी मूवमेंट्स है वो इसके अंडर कवर होते हैं। आपका हार्ट चल रहा है, ये वायु की गति के वजह से। आपको मोशन हो रहा है, ये वायु की गति से है। आपको नींद आने तक आप जग रहे हो, चल फिर रहे हो, वो वायु की गति से है। उसके बाद जो तीसरा है जल तत्व हमारे बॉडी में, वी नो दैट 70% ऑफ आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट वाटर। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते।
तो ये जो आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, सिक्रीशंस है, ह्यूमन फ्लूइड्स है, जैसे कि सीमेन है, सलाइवा है, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ये सब कुछ, या आपका ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि आपका ब्लड खुद, उसमें भी तो जल तत्व है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसे देखें तो जहाँ पे भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की अपेक्षा है वहाँ पे जल होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आकाश, हमने बोला पृथ्वी। पृथ्वी यानी क्या कि सॉलिड स्ट्रक्चर, जो हमारा ढांचा है। तो हमारी पृथ्वी कहाँ पर है? हमारे दांतों में है, हमारे बोन्स में है, हमारी जॉइंट्स में, हर जगह है। तो अगर हमारे पास ढांचा नहीं होगा तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। तो पृथ्वी तत्व हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें एक स्ट्रक्चर देता है। तो वो बहुत ज़रूरी तत्व है हमारे बॉडी में। और मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको देखा जाए तो जहाँ भी हमें जैसे मैंने अभी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्यूलर लेवल पे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है, तो वो भी एक महाभूत से ही बना हुआ एलिमेंट है। और पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, और जिसका हमने जिक्र किया था कि ये 5 जब महाभूत इकट्ठा होते हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह आश्रित है, मतलब एक दूसरे के बिना ये परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ के देखते हो तो इनका पूरा एकजुट होकर ये काम करते हैं, और इसी से हमारे के बॉडी के फंक्शंस बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये है हमारा पंचमहाभूत सिद्धांत, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पे, जीनोमिक्स, जेनेटिक लेवल पर इसको हम पूरी तरह सिद्ध कर सकते हैं, और इस पर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं। राइट मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। जो हमारा शरीर जो पंचभूतों से मिलकर हाँ। बना हुआ है, वो आपने एक एक जो पार्ट है ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैम आपने कहा वात, पित्त, कफ, जब भी ये सारी चीज़ें जो हमारे ये पंचभूत हैं, इनमें से कुछ अगर इम्बैलेंस होता है तो हमारा ये वात, पित्त, कफ की हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको जरा आप एक्सप्लेन करेंगी कि ये वात, पित्त, कफ अलग अलग क्या है और किस चीज़ों के इम्बैलेंस होने की वजह से ये होता है? डेफिनेटली। तो वात, पित्त, कफ को एक बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहती हूँ कि आप उसके 2 दृष्टिकोण हैं। आयुर्वेद प्रकृति से विकृति तक बात करता है। अब प्रकृति मतलब क्या, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम वात, पित्त, कफ की बात कर रहे हैं। प्रकृति मतलब जो जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में, गर्भ में पल रहा होता है, तभी उसकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि वो वात का होगा, पित्त का होगा या कफ का होगा। बोलने के लिए हम वात, पित्त, कफ कहते हैं, वरना आयुर्वेद में इसे 2 द्विप्रकृति यानी एक बड़ा भाई एक छोटा भाई की तरह मान लीजिए, जिसमें कॉम्बिनेशंस एंड परमिटेशंस होते हैं कि प्योरली वात कोई नहीं होता, प्योरली पित्त नहीं होता, या तो वात पित्त का कॉम्बिनेशन। सो मैक्सिमम 2 आउट ऑफ द 3, अगर हम आपको एक पेपर सॉल्व करने को देंगे तो जो मैक्सिमम 2 का परसेंटेज आएगा, दैट बिकम्स योर प्रकृति। प्रकृति ये आपको जन्म से मिलती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर ये नष्ट हो गई तो मतलब आप मरने के कगार पर हो। सो इसको अरिष्ट लक्षण कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मेरी तो वात प्रकृति थी नहीं, वो हमेशा रहेगी। क्या चेंज होता है? व्हाट इज डायनेमिक? तो वात, पित्त, कफ ये हर दिन चेंज होते रहता है। आपकी मूलभूत प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती। तो पहले ये क्लैरिफाई होना जरूरी है। मैं प्रकृति को लक्ष्मण रेखा की तरह कहती हूँ। मतलब क्या कि अगर आपको आपकी प्रकृति समझ में आ गई तो आपकी बहुत सारी बीमारियों के कारण आपको समझ में आ गए। इस पे हमने एक अभी फिलहाल में एक स्टूडेंट के साथ, एक स्कूल के स्टूडेंट के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया, और उसमें जो जीनोमिक्स है उसके ऊपर हमने काम किया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चलती है कि प्रकृति परीक्षण से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती। आज आपने क्या खाना पीना चाहिए, आपने कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी नींद कैसी होनी चाहिए, सब कुछ आपके प्रकृति पे निर्भर करता है। दूसरा जो हम बात करते हैं वात, पित्त, कफ, ये एक डायनेमिक चेंज है। मतलब क्या कि सर्कैडियन रिदम यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं और जो जो सर्कैडियन रिदम अकॉर्डिंग टू डे चलता है, उसके हिसाब से वात, पित्त, कफ चेंज होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वात हमारे मूवमेंट्स के लिए नेसेसरी है, पित्त हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कफ जो है वो हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी, नींद लाना, हड्डियों को जोड़े रखना, इसके लिए डिपेंड करता है। तो आप सुबह से लेकर, अगर मैं क्विकली बताऊं तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें डायनेमिकली बताई, जैसे, और ये एक एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले कि हम जब सुबह उठते हैं, हमारी आंखें खुलती है तो हमारा वात का काल शुरू हो जाता है। जब आपको मोशन जाना होता है तो आपको मोशन जाने के लिए वात की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट काल होता है वो आपका पित्त का काल शुरू होता है, जब आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, आप खाना खाते हो। तीसरी चीज़ होती है जब कफ का काल शुरू होता है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी नींद सी आने लगती है, तो वो जो है ये डायनामिकली चेंज होने वाला काल है। और इसको अहोरात्रम यानी अहो यानी दिन और रात्र यानी रात की
तीन इसमें डिवाइड किया, वात पित्त कफ, ऐसे ये चलते रहता है, पूरे 24 आवर्स चलते रहता है और इसके हिसाब से हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। दूसरी चीज़ आयुर्वेद में वय यानी एज के हिसाब से भी वात पित्त कफ को डिवाइड किया है। जैसे कि बाल वय यानी छोटा बच्चा, आप देखो उसको कभी भी कफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम। आपने कभी देखा है बच्चा घुटना लेकर बैठा, मेरे घुटनों में दर्द है, अनलेस कोई और कंडीशन हो, नहीं होगा। जवानी में यानी यूथ काल में जो होता है उसमें पित्त की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एसिडिटी, एक्ने, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, हार्मोनल चेंजेस। और वात का काल होता है जब आपके डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे आजकल तो 40+ में होने लगे, वैसे पहले 60 के ऊपर होते थे, जिसमें हड्डियां घिसना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब होता था। तो वात पित्त कफ हर बार चेंज होता है, तो ये आपकी प्रकृति नहीं चेंज हो रही है, ये आपका रिलेटिव फैक्टर जिसको हम कहते हैं विकृति हो रही है आप में, या एक होता है जो नेचुरली दिन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह अगर हम वात पित्त कफ को देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि अगर एक पित्त प्रकृति है, मान लीजिए पित्त प्रकृति का पर्सन कैसे होगा, उसको गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन जल्दी आता है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, लीडरशिप के रोल के लिए अच्छा होगा, तो आप कहाँ प्रकृति का यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंट होगा, बहुत स्मार्ट स्पोकन, अच्छा बोलने वाला होगा, और उसके साथ साथ उसमें सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। ऐसे इंसान को अगर एसिडिटी हो जाए मान लीजिए, तो उसको ये एसिडिटी, क्योंकि वो पित्त प्रकृति का है और उसको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ज़्यादा प्लस होगी। मतलब क्या, उसको जलन ज़्यादा होगी, उसको इरिटेशन ज़्यादा होगी, उसको स्किन डिजीज हो गया तो वो प्लस ज़्यादा उसको दिक्कत देगा। लेकिन वही अगर पित्त प्रकृति के इंसान को सर्दी खांसी होगी तो उसकी जो डिग्री है एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन की डिजीज़ की, तो वो कम होगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे प्रकृति को एक लक्ष्मण रेखा आ गई है। मतलब कि उसके बाद आप क्रॉस करोगे तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हमें अपनी लक्ष्मण रेखा जितनी अच्छे से पता है उतना आप समझ के, अच्छा मुझे आपने कई बार ऑब्जर्व किया, अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और तेज़ एसी चालू है तो किसी किसी को बहुत जल्दी ठंड लगेगी, किसी किसी को फिर भी गर्मी लग रही होगी, किसी किसी को लग रहा होगा कि नहीं ये तो मैनेजेबल है। तो हर एक का खाना, हर एक का स्वभाव, हर एक की जो थ्रेशोल्ड है, सब अलग क्यों है, हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग है, इतना सिंपल है। तो वही खाना, वही फूड और वही मेडिसिन हम सबके लिए एक बराबर कैसे हो सकता है? लॉजिकली तो यहाँ ही लॉजिक फेल हो जाता है, इसीलिए प्रकृति समझना बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने ये प्रकृति के बारे में बताया। और जैसा कि आपने बताया कि माँ के गर्भ में ही प्रकृति जो होती है बच्चे की डिसाइड हो जाती है, और आप एम्ब्रियोलॉजी साइंस के बारे में बता रही थी कि आयुर्वेदा से वो चीज़ें भी हम ठीक कर सकते हैं। तो क्या कोई माँ, मतलब जो बच्चे की प्रकृति है उसको मतलब चेंज भी कर सकती है? नहीं। इसको नहीं ये बहुत अच्छा सवाल है। ये नहीं डिसाइड कर सकती कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की, वैसे प्रकृति हम नहीं डिसाइड कर सकते। कौन से काल में कंसेप्शन हुआ है, मतलब आप आयुर्वेद में आदान और विसर्ग काल का है, यानी जो पहले 6 महीने होते हैं जब गर्मी वगैरह का काल होता है वो आदान काल होता है, और जो वर्षा ऋतु से लेकर ठंड तक होता है विसर्ग काल। तो कौन से सीजन में कंसेप्शन हुआ उसके ऊपर आपके बच्चे की प्रकृति थोड़ी बहुत चेंज होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल जिससे आ रहा है, यानी कि माँ से या पिता से, तो वो प्रकृति का अंश उन्हीं से आया है, तो वो नहीं चेंज हो सकता। उसमें प्लस माइनस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन प्रकृति चेंज नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इंग्रेडिएंट्स अगर जिनसे मिल रहे हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट्स एक स्पेसिफिक टाइप के हैं तो उसका कॉम्बिनेशन भी वैसे ही बनेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक पित्त प्रकृति की माँ और पिता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कफ प्रकृति के है तो बच्चे में हो सकता है पित्त और कफ दोनों के गुण आए, लेकिन हो सकता है कफ के गुण ज़्यादा हो या पित्त के गुण ज़्यादा हो, इतना ही चेंज होगा। ओके और मैम जैसे अभी आप बात करी थी कि सबकी प्रकृति अलग होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या हम प्रकृति को पहचान के और उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज कर सकते हैं, या फिर वो मतलब उसको किस तरह के डिजीज होंगे और इन चीज़ों को इजीली मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं? यस, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारा आधार कार्ड पर हमारी पहचान अलग है, वैसे हमारी प्रकृति ये हमारी पहचान है, उसे हमें गर्व से अपना एक आइडेंटिटी चिन्ह मानना चाहिए। और हर एक को एक बेसिक, जैसे स्कूल में हमें कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, आई रियली होप एंड विश की प्रकृति को हम उसमें अगर इंक्लूड कर ले तो एटलीस्ट हमें समझ में आएगा कि किसी किसी का स्वभाव ऐसा क्यों है। इसके मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस आपको बताती हूँ। हेल्थ तो है ही, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर आपको किसी को जॉब देना है, तो आपको उसकी क्वालिटीज समझने में भी प्रकृति गाइड कर सकती है कि अगर वो इंसान
कफ वाला है तो वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो रिलेशनशिप में मेंटेन करने में, नेटवर्किंग में काफ़ी अच्छा हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोच उसकी अच्छी हो सकती है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पे आप कफ प्रकृति को ले लो। पित्त, जहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, पित्त वाले इंसान को ले लो। या आपको ऐसा इंसान चाहिए जो भाग दौड़ करे, फटाफट चीज़ें करे, है ना, तो ऐसे जगह पर आप वात प्रकृति को ले लो। अब आप मान लो आपने उल्टा रोल दे दिया किसी को, तो वो काम करने की क्षमता उसमें नहीं होगी, और फिर इससे आपको कंटिन्यूसली आपको भी एक स्ट्रेस बना रहेगा। तो हमें अगर प्रकृति का गाइडेंस मिले तो हम बहुत चीज़ें समझ सकते हैं, जिसको आजकल लोग फेस रीडिंग कहते हैं या बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। मुझे लगता है हमें ज्योतिष होने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रकृति देखकर हम कितनी सारी चीज़ें आपके बारे में बता सकते हैं, जस्ट लुकिंग एट अ पर्सन। उसकी स्किन कैसी है, उसके हेयर कैसे है, उसका स्टेचर कैसा है, वो कैसे चल रहा है, ये देखकर हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और ये कितना फन होगा अगर आपको भी आ जाए, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को भी ये बात बताते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एज अ आयुर्वेदिक चिकित्सक ये मुझे लगता है थोड़ा सा ऑटो मोड में चलता है। जैसे एआई चलता है वैसे हमारे दिमाग में प्रकृति परीक्षण स्कैनिंग मोड चालू हो जाता है। जैसे हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि ये इंसान के थोड़े बहुत टेम्परामेंट्स कैसे होंगे। और मुझे लगता है ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता है मेरी प्रकृति क्या है तो मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा हो सकता है ये मैं समझ जाऊंगी, मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी है क्या नहीं है। जैसे मेरी प्रकृति एग्जाम्पल पित्त प्रकृति, पित्त प्रधान है, तो मुझे पता है मैं रात को जगूंगी तो मुझे दूसरे दिन चिड़चिड़ापन होगा, तो मैंने नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा मिर्च मसाला खाऊंगी, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीऊंगी तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। ये बेसिक समझ है ना, इसमें क्या तकलीफ है समझने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई अपने बारे में, चलो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो हम कितनी सारी बुरी आदतों से बच सकते हैं। और हमारे हेल्थ का, जिससे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उस पर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक आप लोग कभी भी जैसे लोग बहुत सारा समय बिताते हैं इंटरनेट स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उसमें ये अच्छी चीज़ें भी आप सीख सकते हो। और इससे दूसरा गाइडेंस पॉइंट हमें क्या मिलता है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बैंगलोर से मुझे दिल्ली जाना है, तो अगर मैं दिल्ली की फ़्लाइट में बैठी तो ही मैं दिल्ली पहुंचूंगी। अगर मैं चेन्नई के फ्लाइट में बैठ गई तो मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगी ऑब्वियसली। तो वैसे अगर हमें प्रकृति पता है तो मुझे ये मेरा हेल्थ गोल भी क्लियर रहेगा। जैसे बहुत लोग एग्जाम्पल के तौर पे देते हुए आते हैं कि हमें वजन कम करना है। अब पूरी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंडस्ट्री में। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग के लिए मदद होती है कि कफ प्रकृति का इंसान एक हैवी स्ट्रेचर लेकर आता है। बचपन से अगर वो थोड़ा सा चबी प्लम्पी है, उसकी प्रकृति कफ की है, तो वो एकदम स्लिम ट्रिम नहीं हो सकता। ये जो अपेक्षा है हमारे बारे में रखने की, ये गलत ही है। तो ये प्रकृति के खिलाफ जाएगी तो आपको बीमार कर देगी। अगर आप गलती से हो भी गए पतले तो भी ये अच्छा नहीं होगा आपके हेल्थ के लिए। तो अगर हमें प्रकृति की एक लाइन पता है, जिसको डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन हमें पता है कि इसके आगे हमें क्रॉस नहीं करना है, तो ये हर चीज़ में हमारा गाइडेंस पॉइंट बताती है। जैसे मैंने आपको बताया करियर से लेके आप शादी कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, तो आप कुंडली मैच करते वैसे प्रकृति भी मैच कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हर चीज़ में आपको प्रकृति, आप यू नेम एनीथिंग एंड आई कैन प्रूव कि प्रकृति उसमें काम कैसे देती। इतना लॉजिकल साइंस आयुर्वेद है, इतनी गहरी विद्या और इतनी आसान है समझने के लिए। और सेकेंड चीज़ क्या है कि प्रकृति से हमें और एक क्विक फ़ायदा ये मिलता है, यथा लोके तथा देहे, यानी हम जिस लोक में यूनिवर्स में उसी का हम हिस्सा है, उसी के अंश है। तो हर चीज़ का जो एनवायरनमेंट में हो रहा है इसका हम पर असर पड़ता है। आप ये माने या ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी हो रही है तो पित्त प्रकृति वाले लोगों को गर्मी सहन नहीं होती, उनका सिर दर्द शुरू हो सकता है, उनको माइग्रेन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है आपकी ओरिजिनल प्रकृति क्या है। कफ वाला इंसान है, जाकर बैठकर आइसक्रीम खा रहा है रात के वक्त, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी अस्थमा साइनस इश्यूज़ हो जाएंगे। तो उसने ये नहीं करना है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्रकृति ही वैसी है कि आपको उसका लाइन बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो मौसम के हिसाब से भी हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हमें प्रकृति बताती है। नाम ही प्रकृति है, नेचर का ही दिया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि प्रकृति चेंज नहीं होती है, वो हमें जन्म से मरण तक वही रहती है। अगर चेंज हुई तो आयुर्वेद ने उसे अरिष्ट कहा है, मतलब मृत्यु सूचक लक्षण बताया। तो जो चेंज होता है उसको हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो मैंने ये काम नहीं करना है, प्लस ये मुझे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो मैम बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। और मैम जैसे आपने कहा कि
अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे सामने कोई आ रहा है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू रोल उसकी प्रकृति को देख, मैम क्या ये चीज आप अपने क्लिनिक के लिए भी फॉलो करती हैं? डेफिनेटली। तो मेरा स्टाफ में भी कुछ हद तक तो डेफिनेटली हम देखते हैं, कभी कभी कुछ चीजें हमें छोड़ भी देनी पड़ती है, बट हमें हाँ ये समझ में आता है कि ये इंसान हमारे, अब जैसे मुझे मेडिकल फील्ड में तो हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो फास्ट मूविंग हो, फास्ट एक्टिंग हो। अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रही है और वो बैठ के सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो काम नहीं देगा। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग आप इस फील्ड में ज्यादा चुनो। तो लकीली मेरा स्टाफ उस तरह से है, सो आई एम ब्लेस्ड एंड सैटिस्फाइड। क्योंकि आप मतलब आप देख के पहचान जाते हो। तो दो चीजें होती हैं, एक फिजिकल लेवल पर होती है और एक मेंटल लेवल पर। प्रकृति मानस प्रकृति भी होती है और शारीर प्रकृति भी होती है। तो हम दोनों को ही समझ सकते हैं। और शारीर देखकर हमें मानस पता चल रहा है, मतलब लुकिंग एट द फिजिकल बॉडी वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मेंटल एंड इमोशनल बॉडी एज वेल। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 100% ना भी हो तो भी मैक्सिमम चीजें हो सकती है इसमें। तो मैम जैसे कि आयुर्वेदा के थ्रू हम मेंटल, जैसे आपने कहा मानस प्रकृति, उसको भी मतलब पहचान लेते हैं। और उस पे भी जैसे आजकल जो मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं बच्चों से लेके यंगस्टर और सब में, तो इन सब चीजों पे भी हम वर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जब हम प्रकृति मानस प्रकृति की बात करते हैं तो वो भी हमें समझ में आती है। अब मानस प्रकृति अलग नहीं है, जो आपके शरीर प्रकृति है वही मानस है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि वात प्रकृति का इंसान कैसे होगा। तो वात प्रकृति का इंसान आपने देखा होगा कि बहुत रेस्टलेस होता है। अभी बैठे ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं तो अपने हाथों को हिलाते रहेंगे, नहीं तो अपने पैरों को हिलाते रहेंगे, बहुत फास्ट बोलेंगे। आपने उनसे कुछ पूछा, इतने जल्दी बोल गए कि आपने समझने का उनका मतलब मौका ही नहीं मिला आपको। तो इस तरह से होते हैं। कोई भी काम की शुरुआत बड़े जोश में करेंगे और फिर उसको आधा ही छोड़ देंगे। तो जनरली ये वात के ट्रेंड्स है। तो उनमें चंचलता, वात कैसा होता है, वायु कैसा होता है, विंड कैसे होती है, चंचल होती है, एक जगह रुक के पकड़ के नहीं रख सकते आप उसको। तो ये वात प्रकृति का इंसान है। अब आपको समझ में आया उसके मेंटल ट्रेट्स कैसे, उसके सपने भी ऐसे ही हो गए। यहाँ तक आयुर्वेद ने बताया कि उसके सपने में भी वो फाइटिंग सीन्स, रनिंग, ट्रैवलिंग, कूदना, ये सब इस तरह के अगर आ रहे हैं तो सपने इस तरह के भी आते हैं। या वो प्रकृति से रिलेटेड होता है, या कभी आपका वात बढ़ा है तो आप देखोगे कि इस तरह के सपने आपको ज्यादा आएंगे कि कहीं आप भाग रहे हो, कुछ छूट गया, आपका ट्रेन छूट गया, आपका बस छूट गई, ऐसे कुछ हो सकता है। पित्त प्रकृति का जो इंसान है उसका मैंने बताया ट्रेट्स कैसे हो गए। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो रोड रेज में आप देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन सा पित्त प्रकृति वाला इंसान है। दूसरी चीज आप देखोगे कि उसमें एक गोल ओरिएंटेशन होता है कि उनको एक काम करना है तो बस वो लगे रहेंगे उसके पीछे, सालों साल मेहनत करेंगे उसके पीछे, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड उनके थॉट्स होते हैं। तो पित्त प्रकृति, और भारत खंड में हमारे इसमें ज़्यादातर लोग पित्त प्रकृति के भी दिखाई देते हैं। तीसरी चीज़ है जो कफ प्रकृति वाला है। कैसे होगा, शांत, हम जिसको हैप्पी गो लकी कहते हैं। वहाँ पर पहाड़ पे से कोई गिर रहा है पर ये इंसान अपना आराम से बैठे है, चिल जिसको हम कहते हैं। तो वो उसका स्वभाव है, ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्रकृति उसका स्ट्रेस लेवल कम है। तो आप मजे के लिए भी प्रकृति सीख कर आसपास में लोगों को देखते रहिए कि ये किस तरह का है। वात के प्रकृति के इंसान के बाल जो होते हैं घुंघराले होते हैं, कर्ली। अब मैं सलून में जाकर जो बाल कर्ल करा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ओरिजिनली बहुत कर्ली हेयर होते हैं। वात प्रकृति बहुत पतले होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना इसको तो कुछ भी खिला दो लेकिन ये तो वजन ही नहीं बढ़ता इसका, तो वो वात प्रकृति वाले इंसान होते हैं। पित्त वाला जो होता है मीडियम होता है, वो दोनों तरफ उसका झुकाव होता है, मतलब वेट गेन उसको हो भी सकता है लेकिन वो दे कैन लूज ऑल्सो। तो मीडियम जो होती है वो पित्त वाली है। और कफ वाले जो एकदम मस्त गोलू मोलू जिसको हम कहते हैं, नाइस प्लम्पी हेल्दी। और लकीली कफ प्रकृति सबसे अच्छी भी मानी जाती है क्योंकि उनको वैसे देखा जाए तो बीमारियां कम होती है। वात को सबसे ज़्यादा 80 टाइप के डिजीजेज आयुर्वेद ने बोला है कि वात वाले को होते हैं, पित्त को 40 और कफ वाले को 20। तो कफ प्रकृति सबसे अच्छी मानी गई है। और वो लोग होते भी वैसे। आप देखो कई ऐसा कोई होगा ना आपका दोस्त रिश्तेदार कि बहुत चिल रहते हैं और हमें अच्छा चिड़चिड़ नहीं करते। वहां पे बस छूट रही है, ठीक है हो जाएगा, क्या कर लेंगे, ऐसे भी उनका एटीट्यूड होता है। तो आपको तुरंत समझ में आता है कि अच्छा ये इंसान कफ वाले। ऐसे लोग हमें हमेशा पसंद भी होते हैं ना, क्योंकि उनमें गुस्सा कम होता है, गुस्सा कम होता है और हैप्पी टू गो होते हैं ना, तो इसलिए उनको ठीक है भाई ये तो मेंटल ट्रेट्स जो हमें प्रकृति में दिखते हैं उससे हमें पता चलता है कि इनका स्ट्रेस लेवल कितना है। आप देखो कफ के प्रकृति के इंसान को डिप्रेशन हो सकता है लेकिन उसको एग्रेसिव बिहेवियर होने के चांसेस कम है। पित्त वाले को ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, हर वक्त घबराहट, हर वक्त हड़बड़ी, हर वक्त जल्दबाजी। वात वाला भी वैसे, अगर वो ऑलरेडी रेस्टलेस है, मतलब उसकी प्रकृति ओरिजिनली वैसे, और उसको कोई बीमारी होगी तो वो प्लस हो गया, मतलब बहुत बेचैनी, हर चीज में बेचैनी, बोलना, आप चलना भी देखिए उनका। वात वाले ना पूरा कदम रख के भी नहीं चलते, फटाफट सब कुछ करेंगे, इधर से चीज गिर रही है उधर से कुछ गिर रहा है, उनका ध्यान ही नहीं होता है।
कफ वाले आराम से हाथी की चाल चलते हैं, चलेंगे भी आराम से, बात भी आराम से करेंगे। और पित्त वाले स्पीड से बात करते हैं, थोड़ा सा मीडियम में कहूँगी हर चीज में जो पित्त हर वाले चीज में वो दोनों का कॉम्बिनेशन होते combination की हैं। तरह है। हाँ, तो मैम ने आपने इतने अच्छे से समझाया कि मतलब शायद मुझे भी कुछ चीजें पता चल गई, अब मैं भी थोड़ा सा देख के लोगों को ऑब्जर्व कर बता सकती हूँ। हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है ना, जैसे एज ए मदर, जैसे हम मॉम्स हैं, तो मॉम जो है वो अपने बच्चे की प्रकृति को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग उनके हाँ, साथ बिहेव कर सकती हैं। जैसे हमें लगता है ना, जैसे किसी के 2 बच्चे हैं तो उनको लगता है यार एक इतना आलसी क्यों और एक इतना मतलब हाँ, एक्टिव क्यों है। हाँ। तो वो देख के लगता है कि मतलब दोनों को सेम चीजें ही दी जा रही हैं, बट उसमें दोनों के बिहेवियर में इतना चेंजेस Change कैसे कैसे? हैं। तो ये प्रकृति है, तो वो हम हाँ, समझ तो के आराम उसमें से। एक और चीज है कि माँ ने जब गर्भधारणा की तब वो कौन से सीजन में की थी। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया कि काल का भी थोड़ा बहुत उस पर इम्पैक्ट होता है। अच्छा। और उसका थ्रू आउट 9 मंथ्स उसकी मानसिकता क्या थी। अच्छा। अब एक होती है ना, जैसे आपने बहुत अच्छे से पूछा कि एक ही माँ बाप सेट पेरेंट्स तो सेम है, लेकिन बच्चे इतने अलग कैसे हैं? तो जो मैंने अभी गर्भ विज्ञान की बात की थी, सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि गर्भ विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसका एक फ्रेंच पैराडॉक्स थ्योरी से मैं एग्जांपल देती हूँ। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो तब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त फ्रांस में एक वक्त ऐसा था जहाँ पे फैमिन मतलब दुष्काल पड़ा हुआ था, अकाल था। तो उस वक्त की जो माएँ थी जो प्रेग्नेंट थी, तो उनका बच्चा जो था मतलब पेट में पल रहा था, तो अब उनकी चिंता क्या थी हमेशा कि पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है सबको लगेगा कि इनके बच्चे तो बिल्कुल माल नरिश्ड पैदा हुए होंगे। यस, हुए तो उस वक्त माल नरिश्ड है, पर जब उन पर एक रिसर्च किया गया बाद में तो देखा गया कि ये बच्चे आगे जाकर ओबेस बन गए, यानी मोटापा बढ़ गया। क्योंकि इनके जब ये माँ के गर्भ में थे तो एक मैसेज कंटिन्यूसली माँ की तरफ से जो आ रहा था इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ये था कि बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है, वहाँ पे खाने पीने को नहीं मिलता। तो उन्होंने ये मैसेज उनके सिस्टम में चला गया डीएनए लेवल पर, तो उन्होंने हर चीज़ को स्टोर करना, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन गया उनका। तो आगे जाकर ओबेसिटी, तो एक भाई पतला एक भाई ओबेस बन गया, और उसका बीमारियों की जो ट्रेंड थी वो दोनों की अलग अलग हो गई। तो जबकि सेम सेट ऑफ पेरेंट्स थे। तो अब हमें ज़्यादा क्लियर हो गया ना कि किस तरह प्रकृति भी अगर सेम माँ बाप से मिली है तो भी बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी या गर्भ विज्ञान की जो मैंने शुरुआत में चर्चा की थी वो सेम इसी वजह से की थी कि गर्भ में हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि 9 मंथ्स में सिर्फ हमें विटामिन लेना है और हमें एक्सरसाइज करनी है, बस इधर तक ही सोच नहीं रखनी है। हमें सोच रखनी है कि अंदर जो बन रहा है बच्चा वो इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी अंदर गर्भ के अंदर और गर्भ के बाहर की दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है। तो उसे हमें किस तरह तैयार करना है, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, ताकि जो हम पूरा विकसित बालक कहेंगे जिसमें EQ और IQ ये दोनों भी उसका अच्छा हो, तो इसकी तैयारी ज़रूर हम गर्भ संस्कार के दौरान कर सकते हैं। और ये आयुर्वेद ने ही बताई हुई बात है। आज से 5000 साल पहले भी सुप्रजा यानी अच्छा बालक होना, ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ने ही लॉन्च की थी, आयुर्वेद ने ही बताई थी। तो मैम देखिए, आयुर्वेद हमारा कितना पुराना विज्ञान है और मतलब कितना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे और कितना डीप में है, बट मतलब लोग इससे पीछे कैसे रह गए। आजकल लोग ज़्यादा मतलब देखो एलोपैथी की तरफ भागते हैं, और फिर मतलब जो आयुर्वेदा है ये सिर्फ रईस लोगों के लिए, मतलब ऐसे माना जाता है कि हाँ मतलब उस टाइप का लग्जरी वाला ट्रीटमेंट है। तो ऐसा क्यों है मैम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, अगेन द मिथ्स ऑफ आयुर्वेद में मैं कहूँगी ये है, आप किस शास्त्र को चुन रहे हो। देखो आयुर्वेद में कुछ वक्त ऐसा था जब आयुर्वेद का बुरा काल हुआ है, क्योंकि उसके पहले अगर आप इंडिया की हिस्ट्री अगर आप देखो तो इंडिया में बीमारियां हमारी देसी दवाइयाँ ही चलती थी और वैद्य ही होते थे। आप कोई भी राजा महाराजा का इतिहास उठा के देख लो, उनके डॉक्टर्स जो होते थे वो राजवैद्य जो होते थे वो सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक ही थे। तो ये इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अगर मुझे किसी देश को तोड़ना है तो मुझे वहाँ के हेल्थ सिस्टम को उखाड़ना होगा। ये बात जब दिमाग में आई, अब क्यों आई, किसने किया, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जब लोगों को समझ में आए तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इज द नॉलेज अबाउट दिस साइंस। कि आपको ये नॉलेज ही ना मिले और ये जनरेशन तक पास ना हो तो आपको बीमारी से बचने का उपाय नहीं पता। दूसरी चीज़, आपका टोटल होलिस्टिक हेल्थ जो है उसको ही हम नष्ट कर देंगे, तो आपको फिर किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंड होना पड़ेगा जो आपको रिजल्ट्स तो दे रही है बट टोटल हेल्थ शायद ना दे पाए। हर एक शास्त्र की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद की बात हम कर रहे हैं तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि
नॉट जस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लेकिन इसमें जनपदोध्वंस यानी पैंडमिक को से बचने का भी उपाय, इसका भी डिस्कशन उस वक्त आयुर्वेद के बुक्स में था। अब कोविड आने के बाद हम इस बात को कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात पहले भी बता दी जा चुकी है। इन्फेक्शियस डिजीजेस का पूरा वर्णन इसमें था, जो आजकल WHO की सबसे बड़ी एक गंभीरता का विषय WHO के पास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हेल्थ में आ सकते हैं, उसका जवाब आयुर्वेद के ग्रंथों में पहले से दिया हुआ है। तो ये हेल्थ प्रणाली जब इसको विकसित ही नहीं होने दिया गया, जैसे आपने आपके आने वाली पीढ़ियों को खुद ही नहीं बताया कि आपके पास क्या धरोहर है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या ट्रेजर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें बचपन से हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स है जितने भी है, नॉट जस्ट आयुर्वेद, जितने भी इंडिजिनस सिस्टम्स हैं हमारे देश के धरोहर है, वो हमें बच्चों को स्कूल में ये बात बतानी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि बेसिक्स है, हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होता, ये अब सब लोग मानते हैं। तो आपको अगर किसी की मानस चिकित्सा करनी है तो क्या हर बार आप उसको एक पिल निकाल के दोगे, एक दवाई लेने को बोलोगे? तो नहीं है, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी प्रकृति के माध्यम से बताया, वैसे हर एक चीज़ की अगर आप जानकारी उनको दो तो ये सिस्टम मैंने जैसे बताया शाश्वत है, ये नष्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो इसकी डिमांड, द मार्केट स्टैटिस्टिक्स टुडे इफ यू सी वर्ल्ड वाइड, आयुर्वेद का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब पूरी दुनिया इसके पीछे है, क्योंकि नहीं तो टर्मरिक का पेटेंट US क्यों ही लेता, और वो भी हमारा ही। इसके बाद उन पर हमने जो भी पेटेंट के खिलाफ हमने एक्शन ली, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है ना वर्ल्ड वाइड, तो लोग क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो ये चीज़ें हैं वो बहुत प्रेशियस है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की है अगेंस्ट टाइम, इट हैज़ स्टूड अगेंस्ट टाइम। आज आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन का आप नाम लीजिए, फॉर्मुलेशन, चाहे त्रिभुवन कीर्ति से लेके सुचेखर है, वो अभी तक वही फॉर्मुलेशन वैसे की वैसे ही यूज़ में है, उसको वो नष्ट नहीं हुआ है। जबकि एंटीबायोटिक्स के कितने सारे स्ट्रेन्स आज आकर चले गए, आज पेनिसिलिन कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कितने नए नए एंटीबायोटिक्स मार्केट में आ रहे हैं। तो इनके एक लिमिटेड मैं कहूँगी कि एग्जिस्टेंस पीरियड रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मूलभूत सिद्धांत है वो आयुर्वेद के वैसे ही होने की वजह से वो मेडिसिन्स भी वैसे ही काम करती है। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन मेडिसिन्स का होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मुझे आयुर्वेद की खूबसूरती लगती है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए भी हम आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस को स्टडी किए, जो मैं इस रिसर्च और का हिस्सा रह चुकी हूँ, जहाँ केमिकल स्टडी किया हुआ है फॉर्मुलेशंस पर, और ये कितने यूनिक कंपाउंड्स है ये हमें समझ में है, और किस तरह इनकी केमिस्ट्री हमारे बॉडी की नेचुरल बायोकेमिस्ट्री से बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी शरीर पर नहीं होते। तो ये सब जो ज्ञान है ये अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं चीज़ को रोका गया, और जानबूझकर रोका गया था, इसीलिए ये आगे नहीं आई। बट अब आई एम वेरी ग्लैड कि थ्रू योर चैनल एंड मेनी सच थिंग्स पीपल आर ऑलरेडी वेरी मच अवेयर। तो ये चैलेंज अब नहीं दिखाई देता हमें। आफ्टर कोविड काढ़ा और ये सारी चीजें इतनी फेमस हुई और लोगों ने इसे इतना अपनाया है। अब तो हर घर में ही आयुर्वेद के बारे में आप कुछ ना कुछ बेसिक तो जानते ही हो। तो मैम जैसे अभी आप बता रही थी कि आप रिसर्च का हिस्सा रही, तो मैम आप ऑलरेडी आपको इतना बड़ा अवार्ड भी मिला है, तो आप उसके बारे में बताइए जरा अपने बारे में कि आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया और किस चीज़ के लिए आपको MP सरकार की तरफ से आपको अवार्ड मिला। ओके तो मेरा जो एजुकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इंडिया का जो है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है, अंडर पुणे यूनिवर्सिटी। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन MD द्रव्य गुण यानी आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हुआ है। और जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि ये कितने साल का कोर्स होता है, तो हमने भी प्रॉपर 8-8.5 साल अपने ज़िंदगी की पढ़ाई की है, UG और PG मिलाकर। तो 5.5 साल का हमारा बेसिक कोर्स था, जो BMS ग्रेजुएशन कोर्स, और MD 3 साल की। MD के वक्त हमें एक रिसर्च, जो कि अगेन सेकंड आयुर्वेद के बारे में मिथ है, रिसर्च होता है या नहीं, तो मेरा खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में मेरा डिसर्टेशन सबमिटेड है, और मेरा विषय था जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय मुझे लगता है कोविड के बाद हो गया है, जिसमें लोगों को जो एंजाइटी सिम्टम्स आजकल होता है, एंजाइटी मतलब आपको लगता है कि चिंता करना, बेकार की चिंता, नेगेटिव थॉट्स आना, बट ये यहाँ तक सीमित नहीं है। इसका एक यूनिवर्सल स्केल है जिसको हम हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल कहते हैं, और इस बेसिस पर 200 करीबन 200 सिम्टम्स आपके बॉडी में ये एक ग्रुप ऑफ बीमारी पैदा कर सकती है, और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में जानकारी लोगों को होती नहीं है। मैं 70 to 75% लोग अपने क्लिनिक में देखती हूँ जिनको माइल्ड टू मॉडरेट, एंड इट इज़ प्रूवन बाय रिसर्च कि इतनी एंजाइटी लोगों में है।
बस हमें पता नहीं होता है। और वो आपके हार्ट से लेकर, आपके किडनी से लेकर, आपके जीआई ट्रैक से लेकर हर एक सिस्टम में सिम्टम पैदा कर सकती है। तो मेरा रिसर्च इस विषय पर 3 साल था, और मेरे जो ड्रग्स थे, मतलब रिसर्च के लिए जो मेडिसिन थे, वो शतावरी और अश्वगंधा थी। तो एमपी सरकार की तरफ से एक पुरस्कार मुझे साल 2010 में इसी रिसर्च के लिए मिला था, क्योंकि मैंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स और इसका यूज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में किया था। तो और वो रिसर्च हमारा बहुत ही सक्सेसफुल था, क्योंकि आज भी मुझे उसके फ़ायदे अपने क्लिनिक में दिखते हैं। और सेकंड, एक यूनिक स्केल आयुर्वेद के, जैसे मैंने हैमिल्टन स्केल बताया, एक मॉडर्न यूनिवर्सल स्केल है, वैसे आयुर्वेद में क्या जिक्र है एंजाइटी का, तो डेफिनेटली है, सिर्फ शब्द अलग है। और इसका हमने पूरा एक स्केल बनाया। तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू इनोवेट एंड मेक दिस स्केल इन आयुर्वेदा। Very nice. सो ये पब्लिश्ड है, और मेरा रिसर्च पेपर भी आपको ऑनलाइन अगर चाहे किसी को तो ये पब्लिश्ड है। वंडरफुल मैम। तो एंजाइटी डिसऑर्डर पे जो आपने इतना रिसर्च किया, जो आपने इतना काम किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आयुर्वेदा में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। मतलब मैंने जैसे बताया कि एक सिम्टम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। और ये जानना क्यों ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी बीमारी हो रही है और उसका हमें पहले से एक अवेयरनेस है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स के पास या चिकित्सा पद्धतियों के पास जाकर आते हैं, लैब टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, मतलब उनके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं जा रहे। तो ये जब हमें पता चलता है, तो इससे हमें वी हैव टू डिग डीपर कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। तो क्या ये मानस लेवल पर थी, मतलब उनको कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रॉमा हुआ? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक 1-2 एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो जब हमने इनफर्टिलिटी में काम शुरू किया, तो मैंने देखा कि ऑफ कोर्स मेडिसिन तो आप देते हो, वो तो आपका काम है एज अ डॉक्टर देना, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि उस पर्टिकुलर फीमेल को और उसके फैमिली में बिल्कुल उसकी बन नहीं रही है। तो उसे बहुत डीपर लेवल पर उसे एंग्जाइटी, ग्रीफ, सॉरो, ये सब थी। अगर मैं उसका सिर्फ शरीर पर चिकित्सा करूँ, तो लॉजिकली क्या आप लोगों को लगता है कि ये चिकित्सा सफल रहेगी? मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, क्योंकि जो ट्रॉमा से वो जा रही है, जिस नेगेटिव इमोशंस के थ्रू जा रही है, उसकी बॉडी सर्वाइवल मोड में, मतलब क्या कि पहले मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है, ये दिमाग सोच रहा है, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस है, मेरे कॉर्टिजोल लेवल्स हमेशा हाई है, तो मेरे ज़िंदा रहने के लिए प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है, ऐसा शरीर हमेशा सोचेगा। तो पहले मुझे उस स्ट्रेस का निदान करना, उसका रिलीफ देना ज़रूरी है। उसको जिन जिन चिकित्सा पद्धतियों से हम उसका स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हैं, ये हमने किया, और उसके बाद उस औरत ने कंसीव कर लिया। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये तो थोड़ी बड़ी बात है। लेट्स कम टू एसिडिटी। आजकल कितने साल लोग एंटासिड्स खाते रहते हैं, 14, 15, 16, 20 साल तक मैंने पेशेंट्स देखे जो एंटासिड्स खा रहे हैं, लेकिन एसिडिटी नहीं जा रही है। जब हम बहुत उनके जब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा से वो गुजर चुके हैं, कोई ना कोई एक फियर, एंग्जाइटी पैटर्न उनके दिमाग में बन चुका है। और इससे होता क्या है, अब मैं इसे एक दूसरे विषय से कनेक्ट करूँ, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, यानी कि आपका पेट और आपका मन जुड़ा है क्या। तो और ये आयुर्वेदिक रेफरेंस, बिना रेफरेंस में कुछ नहीं बोल रही, तो आयुर्वेद में इसका रेफरेंस है या एव पित्तधरा कला सा एव मज्जाधरा कला, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने उसी वक्त बताया था कि जो हमारे गट में जो माइक्रोबियोम है, या जो जिसको हम वातावरण कहते हैं, वो ही हमारे ब्रेन से रिलेटेड है टोटली, एंड इट एक्चुअली आपके गट से आपके ब्रेन के हेल्थ का संबंध है। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, बहुत बार आप देखिए उनको बहुत पेट से रिलेटेड भी समस्याएं होती है, या जिन लोगों को क्रॉनिक एसिडिटी है, IBS है, बहुत सारे पेट की बीमारियां होती हैं, उनको मन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो ये हमें जब तक ट्रीट हम दोनों को नहीं करेंगे, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए सिर्फ एंटासिड खाना या कोई आयुर्वेदिक भी, चाहे पित्त की मेडिसिन आप ले रहे हो, लेकिन जब तक आप आपके मन के ऊपर कुछ काम नहीं करोगे, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसको वेगस नर्व जो होती है, इसको एक वॉन्डरिंग नर्व कहते हैं, मतलब ये हमारे ब्रेन से लेकर हमारे शरीर के हर हिस्से में घूमती है, इसको वॉन्डरिंग नर्व कहते हैं। एक CCTV कैमरा की तरह है, जो हर पल देखती रहती है कि आपके शरीर में सब ठीक ठाक चल रहा है, वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अब उसको कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई देगा, वो झट से एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये जो जितने बार एक्टिवेट होगी, उतने बार आपके सिम्टम्स फ्लेयर अप होना शुरू हो गए। आप बैठे हो, आज तो मैंने सब हेल्दी खाया, लेकिन फिर भी मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है?
तो मेरे पास चिंता है ना, मेरा वेगा स्टिमुलेशन बार बार हो रहा है और उसकी वजह से मुझे एसिडिटी हो रही है। तो ये बात हमें समझना ज़रूरी है। तो जब मैंने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स पर काम किया तो मुझे दिखाई दिया कि जैसे मैंने आपको बताया कि, और ये प्रूवन है, 70 to 75% ऑफ पीपल कम टू अस विद GAD सिम्टम्स। अगर मैं उन्हें रैंडमली भी, आप आपके 10 मित्र परिवार या जिनको भी आप ये 2 पेपर और सॉल्व करवा के देखो तो आपको ज़रूर 50 to 60% लोग मिलेंगे जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारा काम ही उस तरह से है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो आप जिम जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप शायद अच्छा खाना भी खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप हेल्दी हो क्या, ये मैं हमेशा क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि इसका आंसर आयुर्वेद ने 2 लाइन्स में दे रखा है। मैं आयुर्वेद की इस क्वेश्चन से हेल्थ की डेफिनेशन बताना चाहूँगी, जिसमें है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इसमें ये पूरी व्याख्या, ये डेफिनेशन ली गई है। इसका मतलब बॉडी की प्रोसेसेस तो नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने और 3 चीज़ें इसमें डाल दी, प्रसन्न मन, प्रसन्न आत्मा और प्रसन्न इंद्रिय। क्या ज़रूरत थी मन, इंद्रिय और आत्मा को बीच में लाने की? राइट। क्यों ज़रूरत थी? तो आजकल अब लोग बोल रहे हैं अब तो फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ की तरफ पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन उसके आगे भी, उसके परे भी कुछ है, जैसे कि स्पिरिचुअल हेल्थ है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जिस इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं उसका हर एक का एक कॉम्पोनेंट इसमें डाला गया है। अगर हमारे अंदर आत्मा है, इस चीज़ को आप मानते हो, चाहे हम इसे प्रूव कर पाए नहीं कर पाए, इस डिबेट में हम नहीं जा रहे, लेकिन अगर आत्मा है और आत्मा निकलने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता, वो मृत घोषित कर दिया जाता है। तो और जीवात्मा आने के बाद ही प्रेगनेंसी रहती, नहीं तो लैब में तो बेबीज बन ही रहे थे ना। आत्मा का प्रवेश होने के बाद ही शुक्र शोणित जीवात्मा संयोग, उसके बाद ही बच्चा, यानी आत्मा का संयोग होने के बाद ही उसको जीवन कहलाते हैं। तो क्या वो हेल्थ का कॉम्पोनेंट नहीं है? वो है। फिर हम क्यों नहीं सोच रहे इसके बारे में? जस्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड इन द लैब डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। तो हर एक कॉम्पोनेंट का आयुर्वेद में बहुत गहराई से विचार किया गया। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और इंद्रिय है ना, हमारे जो 10 इंद्रिय हैं, और मन 11 इंद्रिय माना जाता है आयुर्वेद में। सब खुश रहना है, सब हेल्दी रहना है। नहीं तो हम आंखों से भी कितना कचरा कंज्यूम कर रहे हैं। इतना सारा हम इंटरनेट पे अनवांटेड थिंग्स देखते हैं। आज नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम अनकंट्रोल्ड बिहेवियर पैटर्न दिखा रहे हैं। तो ये सब भी हमारे ओवर इंडल्जेंस का ही असर है जिससे हम बीमार हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे लगता है ये हमें समझना ज़रूरी है कि हम टोटल हेल्थ में बिलीव करना शुरू करें, ना कि सिर्फ मेरे लैब रिपोर्ट्स ठीक है, उससे हमारी हेल्थ डिफाइन नहीं होती। वो एक कंपोनेंट है हमारे हेल्थ का, डेफिनेटली है, बट वो पूरी हेल्थ नहीं जस्टिफाई कर सकता। वेरी नाइस मैम, आपने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया। और जैसा कि आप बात करी थी कि आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो जैसे आयुर्वेदा ये हमारी पुरानी पद्धति है, तो आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे हम योगा और प्राणायाम के थ्रू भी अपने मेंटल हेल्थ को सही करते हैं। तो हम जैसे जो अभी हम लोग जो डिस्कस करते जो बीमारियों के बारे में, तो हम योगा और प्राणायाम के थ्रू अगर हमारा मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न है, तो भी तो हमें फिर बीमारियां नहीं होंगी। आई थिंक तो ये सब रिलेटेड ही है। तो आयुर्वेदा का फिर इसमें किस तरह से रोल है? तो आयुर्वेद आपको जैसे आपने बताया कि दिनचर्या, दिन यानी डे और चर्या यानी रेजिम, आपका डेली रेजिम आयुर्वेद डिफाइन कर सकता है, जो कि इस शास्त्र का सबसे बड़ा गिफ्ट है मैं कहूँगी। अभी आपको पता है कि हम एक फ्रिज खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, करेक्ट? और हम उस मैनुअल को पढ़कर समझते हैं कि हमें इसका मेंटेनेंस कैसे करना है। बट जब हम इस जिंदगी में आते हैं तो हमारा मैनुअल क्या है? व्हाट इज आवर मैनुअल? हाउ डू वी डिफाइन आवर हेल्थ? तो इसका मैनुअल आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में मन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें इस मैनुअल में बताई गई है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हमें बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब 2 चीज़ों की में बीमारियाँ, ज़्यादातर लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए तो सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक क्या क्या करना है, दिनचर्या का आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अन्न विधि बताई है, किस तरह आपने खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए, कब सोना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक कि हर मौसम के हिसाब से खाना कौन सा होना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े, इतनी गहरी सोच बताई गई है। तो क्या ये सोच
इसके बारे में हमने कभी पढ़ा है, इसके बारे में जानने की कोशिश की है? नहीं। तो अगर आपको मैनुअल किसी ने दे दिया कि हाँ ये डेली रिजीम आपने इस तरह से फॉलो करना है, आपकी प्रकृति ये है, अगर आपको मैंने बता दिया और मैंने आपको कहा कि जितना हो सके, प्रैक्टिकल रीजंस लेट्स फॉरगेट इट, जितना आप मैक्सिमम इसको इनकॉर्पोरेट कर सके आपके लाइफस्टाइल में अगर आपने किया, तो आपको क्या लगता है आपकी हेल्थ कैसी होगी? तो हेल्थ को एक एंगल से इस तरह देखिए, 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी: फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्लीप। चारों को आप 25% वेटेज दीजिए और चारों पर काम कीजिए। अगर आप सिर्फ 1 या 2 चीज़ पर ही काम करते हैं तो बाकी 2 छूट जाती है। तो बहुत लोग फूड पर तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक्सरसाइज पे भी करते हैं, लेकिन स्लीप और स्ट्रेस का कोई आता पता नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या सोने का टाइम फिक्स नहीं है। कितने लोग आकर मुझे बताते हैं कि हम लोग 2 बजे सोते हैं, तो मुझे लगा शायद एक काम कर रहे होंगे 2 बजे तक। तो 1-2 बार मैंने अज्यूम कर लिया, फिर मुझे पता चला बात करते हुए कि नहीं, किसी ने मुझे बताया कि वो कोई सीरीज़ देख रहे हैं रात में बैठकर। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कितने दिन से? मुझे लगा 1-2 बार। तो कहते नहीं, हमें तो आदत है 2 बजे सोने की। और तो फिर मैंने कहा बट आप तो वक्त पे नहीं सो रहे, नींद पूरी नहीं, हम सुबह 10 बजे उठते हैं, तो 8 घंटे नींद हो गई ना हमारी। तो पर ये प्राकृत निद्रा है क्या? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर तो कभी भी कुछ भी कर लीजिए आप, ऐसे नहीं होता ना। तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन क्लॉक होता है कि हर एक ऑर्गन को 2-2 घंटे का एक टाइम स्लॉट दिया गया है, और जितना आप उस टाइम स्लॉट में उसका रिस्पेक्ट करोगे, वो ऑर्गन भी आपका साथ देगा। नहीं तो फिर ओबेसिटी, वजन बढ़ना, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल होना, फैटी लीवर होना। ये तो अभी मैं 3 कॉमन चीज़ें बता रही, आप किसी को भी उठा के आप उनका रिपोर्ट करवा लीजिए और आपको दिखता है कि फैटी लीवर हो गया है। और लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बस इतना ही है। नहीं, ये अच्छे लक्षण नहीं है। और जैसे ही हम उनसे पूछते हैं आप कितने बजे, जैसे मैं ये रिपोर्ट्स देखकर मुझे पता होता है कि ये शायद लेट खा रहे, डेफिनेटली लेट सो रहे हो, हम इसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मैं लीडिंग क्वेश्चंस पूछूं तो मुझे जवाब आता है कि हाँ, हम लोग 12 बजे खा रहे हैं, हम लोग 2 बजे सो रहे हैं, और हम लोग 10 बजे उठ रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, हम उठ के डायरेक्ट काम पर जा रहे हैं, या हम बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो ये जो है कभी भी कुछ भी करना, दैट इज़ नॉट ओके। ये पहले समझिए। मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, मैं कभी भी सो रहा हूँ, आप कभी भी ऑफिस जाएंगे, कभी भी आएंगे, चलेगा क्या? आपका बॉस, मैनेजर गुस्सा होगा ना। तो हर एक ऑफिस का अपना एक डिसिप्लिन होता है, तो इतनी बड़ी बॉडी का भी तो कुछ डिसिप्लिन होगा, तो उसे हमें फॉलो करना है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे योग करना है, एक्सरसाइज कब तक करनी है, तो अर्धशक्ति व्यायाम आयुर्वेद ने बताया। ये नहीं बताया कि आप 40 मिनट करो, आप 30 मिनट करो। जब तक आपके माथे पर थोड़ा पसीना, और एसी में नहीं, जिम में मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप नेचर में रहकर जब करते हो तब आपके माथे पर पसीना आने तक, और जब आपकी सांस थोड़ी फूलने लग जाए, तो वहाँ तक आपने उसको एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बियॉन्ड जो आप करते हो उसको एक्सर्शन कहते हैं। बहुत प्राउडली लोग बोलते हैं कि मैं तो 3 घंटे एक्सरसाइज करो। दैट इज़ नॉट गुड, दैट विल लीड यू टू डिजनरेटिव चेंजेस इन द बॉडी। तो एक्सरसाइज कब तक करना है, ये जो हर एक चीज़ का प्रमाण बताया या मापदंड दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हर एक का यूनिक है, हर एक का अलग है। ज़रूरी नहीं ऑफिस में सबको 1 बजे ही भूख लगे, लेकिन सब लोग 1 बजे लंच ब्रेक लेते हैं ना, कितने लोगों को नहीं लगती। तो हर एक चीज़ का अपना एक बॉडी में, हर एक की बॉडी सेम नहीं, मैंने पहले ही बताया। वैसे हमारा डेली रेजिम भी सेम नहीं होता है, इसीलिए हमें और ध्यान देना है। बट सनराइज टू सनसेट की साइकिल में आपके 2 मील्स, बड़े बड़े मील्स आप कंप्लीट कर लीजिए, सिंपल सा जो आयुर्वेद ने कहा है। और 2 मील्स, दो बार खाना बस, ये इंडिया की ट्रेडिशन पहले भी रह चुकी थी। और जो दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज करना है भूखे पेट सुबह। अगर आपने एक बेसिक चीज़ भी फॉलो कर ली, और शाम के वक्त अनवाइंड करना शुरू करना है। जो लोग देर तक काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने रात में जल्दी ही सोना है। और सोते वक्त आयुर्वेद ने सिंपल टिप्स दिए। पादाभ्यंग कर लो, पैरों के तलों पर तेल मालिश कर लो, नस्य कर लो, नाक में 2 बूंद दवाई डाल दो, तो इससे आपका स्ट्रेस नहीं होगा, इससे आपकी नींद अच्छी होगी, और मेंटल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक वी कैन गो, एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है Right. लेकिन ये जो मैनुअल है ये आयुर्वेद में डेफिनेटली है। एंड आई एम सो प्राउड टू से कि दिस इज द ओनली साइंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच गिव्स यू दिस मैनुअल। यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स। और इसमें आप योग और अलाइड साइंसेस का हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। वेरी नाइस। मैम, जैसे अभी हम बातें कर रहे थे कि आयुर्वेदा जो है वो इतना पुराना है, और अभी आपके मॉडर्न टाइम में तो इतनी सारी नई बीमारी, और आफ्टर कोरोना तो आप देखिए कितनी सारी नई नई बीमारी आ रही है। तो क्या ये सब का जिक्र उस टाइम पे था जब हमारा आयुर्वेदा की जब शुरुआत हुई थी, और अभी हम क्या इन बीमारियों को आयुर्वेदा के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं? और इसका इलाज है इसमें? तो डेफिनेटली मैं इसको बताना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी बीमारी को जब हम ट्रीट करते हैं
तो हमारी बेसिक हर एक साइंस की एक सोच होती है, जिसको मैं कहूँगी प्रिंसिपल लाइन ऑफ थिंकिंग या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आयुर्वेद में हम, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रकृति से विकृति की तरफ जाते हैं। तो पहले तो हमने जानकर समझ कर लिया कि आपकी ओरिजिनल प्रकृति क्या थी। अब विकृति में जब हम जाते हैं तो हम दोष, धातु, मल, ये सब बात करते हैं। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट आयुर्वेद में 7 टिश्यूज़, यानी कि हमारा बिल्डिंग टिश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसके बने हुए हैं ना, इसका हर एक लेवल की एक सोच दी है और हर एक से रिलेटेड एक सिम्टम कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास कोई भी ऐसी बीमारी लेकर आता है जिसका जिक्र हो सकता है आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया कि नाम नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस बीमारी के सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसी हुई है और उसकी पैथोलॉजी, यानी कि वो बीमारी कैसे उसके शरीर में हुई है, ये डिकोड करने का जो तरीका है वो आयुर्वेद में 100% बताया गया है। तो वो हम जितना उसको डिकोड करते जाते हैं तो हमें उस फ्रेमवर्क में इस चीज़ को बिठाना है कि इसके कौन से दोष बिगड़े, इसके कौन से धातु खराब हुए, यानी इसके कौन से बिल्डिंग जो टिश्यूज़ है उसमें किस लेवल तक ये बीमारी जा चुकी है और कहाँ कहाँ बीमारी हुई है, और फिर उसकी मल, यानी उसके मल शरीर के जितने भी एलिमिनेशन फैक्टर्स जितने भी हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ये सब जब हम डिकोड करते हैं तो हमारे पास ढांचा तो वही है, फ्रेमवर्क तो वही है। इस फ्रेमवर्क में हम उसको पूरा बिठाते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, तभी हमें रिजल्ट्स बराबर मिलते हैं। अब मैं इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आजकल लोगों को ड्राइनेस होती है, आपको पता है कि स्किन में ड्राइनेस होती है तो लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा देते हैं, ऑयल लगाते हैं, जो आपकी समझ, जिसकी जैसी समझ होती है वो यूज़ कर लेता है। लेकिन जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि वो कई बार लेकर आते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मुझे, मतलब क्या कि मेरा मल सूखा ही निकलता है और मैंने बहुत सारे लैक्सेटिव्स ले लिए लेकिन मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस वक्त हम उनसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके आंखों में भी ड्राइनेस आपको लगती है कि, और वो बहुत बार, हाँ ये आपको कैसे पता चला, मतलब ये क्वेश्चन तो मैं पूछ भी नहीं रहा, लेकिन हमें पता चला है कि उसके जो आगे वाले धातु है, जैसे स्किन एक, इसको हम रस धातु कहते हैं, ऐसे अलग अलग धातु, यानी इंटरनल जितना डीप हम जाते हैं और उसमें कितना रूखापन शरीर के अंदर आ गया है, ये हमें सिर्फ उसका मल देख के समझ में आया, उसके मल के बारे में पूछ के समझ में आया। इसके लिए हम ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट का यूज़ करते हैं, जो कि मॉडर्न ने बताया है। वो चार्ट हम उसको दिखाते हैं और उसको पूछते, देखिए फोटोज़ है, ऐसा मल है आपका, तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही। तो केवल मल देखकर, केवल उसका यूरिन के बारे में पूछकर हमें कितनी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये आयुर्वेद की देन है। आप आज जितने भी हम ऑटो इम्यून कंडीशंस देखते हैं, जितने भी क्रॉनिक क्रिटिकल इलनेसेस में हम काम करते हैं, तो इसी ढांचे के ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ये मैं कहूँगी एक डिटेक्टिव की तरह है, हम जितना इसका गहराई से सोचकर इसको फिट करते जाते हैं कि क्या किसके साथ मैच हो रहा है और उस हिसाब से उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो और डेफिनेटली आयुर्वेद में सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस का यूज़ किया जाता है, ये किसी एक शास्त्र का ये नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एक्सरे कोई आयुर्वेद या किसी और का ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अलाइड साइंसेस के इन्वेस्टिगेशंस का यूज़ लेते हैं। पेशेंट को भी दिखाई देता है कि ये रिपोर्ट थी मेरी पुरानी और ये चेंज होके ऐसी आई है, तो ऑल इन्वेस्टिगेशंस का हम यूज़ करते हैं। जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जितने भी टेस्ट है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, मैं डायबिटीज़ में अगर काम कर रही हूँ तो उसमें भी हम फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड, ये सारे टेस्ट देखकर बता सकते हैं कि इस इंसान का इंसुलिन का यूनिट कम हो सकता है क्या, इससे हमारी ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो सकता है या नहीं। ऐसे रैंडमली नहीं बोलते कि हाँ हर डायबिटीज़ की केस हम क्योर कर रहे हैं, ये बोलना भी गलत है, क्योंकि अगर हमें उसका ढांचा समझ में आ रहा है, प्लस उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका क्या सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या कर रहा है जिससे उसके शुगर लेवल्स पर असर आ रहा है, फिर उसके लैब टेस्ट क्या बता रही है, सब कुछ जो जुगाड़ होता है वो बिठाकर फिर ही उसे बताया जाता है और इस बेसिस पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब आपके पास एक फ्रेमवर्क हो, यानी मैं एग्जांपल के तौर पे दूं कि आपने देखा कार, इतनी सारी नई नई कार्स मार्केट में आ रही है, करेक्ट, लेकिन कार का मॉडल बेसिक तो वही है ना, एक ऊपर एक मेटल का यूनिट रहेगा, इंजन रहेगा, चाहे आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, इंजन रहेगा, उसके 4 पहिए होंगे, राइट। उसमें आप कितना ऐड करोगे, कितना डिलीट करोगे, हर एक कंपनी ने अलग अलग डिसाइड किया है, लेकिन बेसिक प्रोटोकॉल, बेसिक फ्रेमवर्क तो सेम है ना। तो उस फ्रेमवर्क के बेसिस पर आप कितने सारे मॉडल्स बना पाते हो। एग्जैक्टली वैसे ही आयुर्वेद में हम काम करते हैं। तो इट इज़ नॉट कि ये डिजीज़ का वर्णन नहीं है तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, हम ज़रूर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। आयुर्वेद के सबसे बड़ी देन है, और ये जो है ये पूरा साइंस, फिजियोलॉजी ऑफ आयुर्वेद, यानी शारीरिक क्रिया के इस पर बेस्ड है।
सेकंड, कमिंग टू द अनदर मिथ जो है कि आयुर्वेद में क्या एक रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन यूज़ किया जाता था, जो जड़ी बूटियाँ कहते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो आयुर्वेद सुनते हो आप, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उन्होंने डेफिनेटली, जितना मुझे लगता है हमने पढ़ाई की है कभी ग्रंथ, संस्कृत आज हमें पूरा बोलना आता है, पूरा समझता है। मुझे ये आई कैन क्रॉस चैलेंज एनीबडी हु इज टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद विदाउट बीइंग एन आयुर्वेद एक्सपर्ट कि आप मुझे रेफरेंस के साथ बताइए। जैसे मैंने अभी आपको कितने सारे रेफरेंसेस आयुर्वेद के ग्रंथों से और मॉडर्न से भी बताया है, तो आप बोलिए आयुर्वेद के बारे में, लेकिन उसके बारे में मिथ्स मत फैलाइए। हर चीज़ जिसमें एक हर्ब यूज़ की वो आयुर्वेदिक नहीं होता, ये पहले समझिए। आपने नीम के पत्ते डाल दिए आपके क्रीम में, आपकी क्रीम आयुर्वेदिक नहीं हुई, सॉरी। उसमें आप क्या क्या डाल रहे हो आप देखो, उसमें आपने जो अदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ग्लिसरीन डाला है क्या, उसमें आपने कोको कंपाउंड्स डाले हैं क्या, वो सब आयुर्वेद के हिस्से नहीं है ना, वो नेचुरल आप ज़रूर कहला सकते हो। वैसे ही मेडिसिन की बात है, वैसे ही आए दिन जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं आयुर्वेद के बारे में, हर प्रोडक्ट को उठा के प्लीज़ आयुर्वेदिक मत बोलिए। 0.5%, 0.01% आयुर्वेदिक एक नाम डालने से वो आयुर्वेदिक नहीं होता। और उससे भी आगे जाके बताती हूँ कि कई बार कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स दवाइयों में डाले जाते हैं जिनको आयुर्वेदिक औषधियों का नाम दिया जाता है, जैसे कि जूस, एक बड़ा इन्फ्लुएंसिंग मार्केट जो इन्फ्लुएंसर्स ला रहे, अलग अलग जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, और लोग बिना सोचे पी रहे। तो मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक, भद्दा और बड़ा मजाक कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बात, आयुर्वेद का अगर आप बात कर रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक जो आयुर्वेद का वात पित्त कफ के हिसाब से जूस क्यों नहीं बनाया फिर आपने? दूसरा, उसमें सोडियम बेंजोएट क्यों डाल रहे हो आप? अगर आप इतना ही आयुर्वेद की बात कर रहे हो तो प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आप भी जानते हो उसका शेल्फ लाइफ है ही नहीं। जिसका शेल्फ लाइफ नहीं है, क्या शरीर में आपको वो गुण दे रहा है? पहले उसकी भी बात कीजिए। तीसरी चीज़ आपने की, उसमें इतना सा एक्सट्रैक्ट डाल दिया, उसको नाम आयुर्वेदिक दे दिया। और चौथी और सबसे फनी चीज़ कि जूस आयुर्वेद में कहाँ है, इसका रेफरेंस कहाँ बताया गया कि आप एलोवेरा जूस पी लो? कितने ही लोग एलोवेरा जूस पीते हैं और उनको एसिडिटी हो जाती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, लूज मोशन शुरू होते हैं। तो क्या एलोवेरा सबके लिए सही है? इसमें यही तो मेन जो प्रिंसिपल आयुर्वेद का था कि सबके लिए सेम चीज़ नहीं ही है। आयुर्वेद इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, प्रिसिशन बेस्ड पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन। जो प्रणाली है चिकित्सा की, इट इज़ प्रिसिशन बेस्ड एंड इट इज़ पर्सनलाइज्ड। एक चीज़ एक को जी है, वही सिम्टम्स दूसरा लेकर आएगा तो शायद वो चीज़ उसको सूट भी नहीं होगी। तो ये चीज़ बेसिक को आपको समझना है। और फिर जो जूसेस की हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में इसे स्वरस कल्पना कहा गया है। स्वरस यानी खुद का रस, उस पौधे का या जिसका भी हो, उसका फ्रूट का हो सकता है या किसी पार्ट ऑफ द प्लांट का हो सकता है। तो स्वरस खुद का रस होता है, ये पचने में बहुत हैवी होता है। आप देखो, अगर आपकी भूख ही नहीं है और आपने सुबह उठ के एक गिलास जूस पी लिया, कितने घंटे आपको भूख नहीं लगेगी? हो सकता है आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाए, उल्टी जैसा होने लगे। तो ये पचाने के लिए आपके शरीर को एक स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है, जिसे हम अग्नि कहते हैं। अग्नि, हमारा अग्नि अगर अच्छा नहीं है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ को पचा नहीं सकते, फिर वो चाहे आप कितनी भी अच्छी पी लो, अमृत पी लो। आजकल लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं, हज़ारों प्रोटीन्स खाते हैं। वो प्रोटीन्स अच्छे हैं क्या बुरे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। क्या वो आपके लिए अच्छे हैं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो आप खा रहे हो वो चीज़ कितनी भी हेल्दी हो, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी है क्या? तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद में है। अग्नि का हम बहुत मूलभूत विचार करते हैं। अग्नि के बिना इंसान नहीं है। आयुर्वेद को काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा यानी शरीर की, यानी और अग्नि की चिकित्सा। जब तक इंसान का अग्नि है वो जिंदा है, जिस दिन अग्नि गया वो मर गया, क्योंकि उसमें कोई भी प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। तो अग्नि की रक्षा करना ये आयुर्वेद का ध्येय है। तो जिस अग्नि की हमें रक्षा करनी है तो उसके बारे में सोचिए कि आपको भूख नहीं लग रही, फिर भी आप इतने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इतने सारे वाइटामिन्स खा रहे हो, पच तो नहीं रहा, बीमारी तो जा नहीं रही है, फिर क्यों आपको हेल्थ नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने अग्नि के बारे में सोचा। इतने सारे डाइट प्लान्स लेकर आते हैं, कितना डाइट करते हैं, लेकिन हेल्थ है नहीं। तकलीफ हो रही है, हाँ, तो क्यों हो रही है? क्योंकि अग्नि का विचार ही नहीं किया। आपने कितना खाना है, आपके बॉडी में पहले पता तो करो कि वो मुझे पचेगा या नहीं पचेगा। मैं फूड की बुराई नहीं कर रही हूँ ना, मैं उसका नेगेटिव पार्ट बता रही हूँ। देर इज़ अ साइंस हाउ दैट फूड मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड, या इंटरेक्शन आपके बॉडी में हो रहा है। वैसे ही बीमारियों का भी है, वैसे ही दवाइयों का भी है। आपने दवाई कौन सी लेनी है उसका भी तो कोई साइंस होगा ना। उसकी मात्रा जैसे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो उनके नॉलेज के हिसाब से हम बताते हैं। तो हर एक शास्त्र का अपना एक मूलभूत फंडामेंटल्स होते हैं और उस फंडामेंटल्स को फॉलो करके हम मेडिसिन देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ढांचा और क्रॉनिक क्रिटिकल इलनेसेस में आयुर्वेदिक चिकित्सक आगे है। हम बहुत अच्छा काम जागतिक वर्ल्ड लेवल पर कर रहे हैं।
चाहे आप कैंसर देखिए, इनफर्टिलिटी देखिए, ऑटो इम्यून कंडीशन देखिए, और इसका बेसिस आप पढ़ना चाहो तो रिसर्च आर्टिकल्स उठाकर पढ़िए। पबमेड सेंट्रल पर है, एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी नाम के जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है उसमें है, CCRS के जर्नल्स है उसमें है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन है इसमें है, पर हम पढ़ना ही नहीं चाहते। गाली देना बहुत आसान होता है। सचिन तेंदुलकर ने कैसे खेलना चाहिए कोई भी बताता है ना, क्या एक्सपर्टीज है उसकी, इसने तो ऐसे किया। आपने खेला उसके जैसे, आपने प्रैक्टिस की उसके जैसे, कितने साल आपने फील्ड पर गुजारा उसके जैसे? बोलना तो कोई भी बोल सकता है। तो पहले जानिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए जिसने उस फील्ड में काम किया है, जिसको समझ है उस साइंस की। किसी का भी सुनकर अपनाना ये गलत है। आप आपकी हेल्थ को जब कोई डॉक्टर भी चुनते हो तो आप 10 डॉक्टर्स के बारे में पहले जानकारी लेते हो कि इनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बेसिस पर कैसे डिसाइड करते हो कि आपने क्या खाना चाहिए? कई बार लोग ChatGPT और ये सब मॉडर्न AI टूल्स के बेसिस पर भी दवाइयाँ ले लेते हैं, और सिर्फ दवाई नहीं, बहुत आगे की हद तक दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं खुद से, और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट आई वुड से इज कि विचेवर पैथी यू बिलीव इन, नॉट जस्ट आयुर्वेद, आप उसके एक्सपर्ट से बात कीजिए जिन्होंने उसमें काम किया है। ना कि ये आपका कॉस्मेटिक नहीं है कि आपने उठा के कोई भी नेल पेंट लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, है ना, उसमें भी आप सोचते हो। तो ये तो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। सो प्लीज़ डोंट गो ऑन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एंड उसको आयुर्वेदिक बिल्कुल मत कहिए। बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो हम किसी को 5 मिनट बात करेंगे तो वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आगे उन्हें पता ही नहीं है कि अग्नि क्या होता है। बस मुझे पता है ये जूस, किसी को भी किसी में मिला दो तो खाना बन जाएगा क्या? रेसिपी बन जाएगी? कोई भी 5 चीज़ें एक साथ मिला दो, नहीं बन सकता ना, उसके पीछे भी साइंस है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और आयुर्वेद में जो ये फंडामेंटल्स के बेसिस पर हम आज काम कर रहे हैं, और कौन कहाँ काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। आज इंडिया में आयुर्वेद की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट्स है जो रिसर्च में हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में है, गोवा में है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामनगर यूनिवर्सिटी है। सारे यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च पेपर्स हर रोज़ पब्लिश कर रहे हैं, और कई हज़ारों पब्लिकेशंस हुए। आप किसी भी टॉपिक को उठाकर अगर इन जर्नल्स में सर्च करते हो तो आपको इस पर कोई ना कोई पब्लिकेशन, रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो आयुर्वेद इज़ बैक्ड अप बाय रिसर्च 100%। तो अगर आपकी इसके बारे में कोई मिथ्स है तो आप ज़रूर डिस्कशन कीजिए, जानकारी लीजिए, ना कि इसके बारे में मिथ्स रखिए। तो वेरी नाइस मैम। और माय फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैम ने अभी बातें की और मैम ने कितनी डिटेल में नॉलेज दी, तो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, जो कि मतलब आई डोंट थिंक कि वो इतनी रियल हैं या कितनी रियल हैं मैं नहीं बता सकती, बट आप उसका फैक्ट चेक कर रही है कि क्या वो सही है या फिर गलत है। और अगर आप कोई आयुर्वेदिक ऐसे जूस वूस लेते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एज पर जैसा कि मैम ने बताया, अगर उससे आपको रिलेट कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिखिए। और बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपने इतनी डिटेल में बताई। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि अभी हम आयुर्वेदा के थ्रू बहुत क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं, तो अब तक का आपका सबसे क्रिटिकल केस क्या रहा है जिसको आपने आयुर्वेदा के थ्रू हील किया है? तो ऑन अ डेली बेसिस हमें काफ़ी चैलेंजिंग केसेस मेरे क्लिनिक में हमें देखने मिलते हैं। तो कुछ उसमें से एग्जांपल्स मैं देती हूँ। जैसे पहले तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जिसमें हमने काम किया है, तो आजकल इनफर्टिलिटी इज़ बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, और उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं, जहाँ की लो AMH में है, थिन एंडोमेट्रियम में है। आजकल बहुत सारे रेफरल केसेस भी हमारे पास आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से आते हैं, जहाँ पे जानकारी है लोगों को। मैंने काम किया है और इसके मेरे अपने प्रोफाइल पर इसके जेन्युइन रिव्यूज़ लोगों ने दिए हैं, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, यानी कि 2 जो ट्यूब्स है उसमें से एक ट्यूब निकल गई बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म करने के बाद उनको हमने वो पेशेंट ने नेचुरली कंसीव किया। उसके बाद IVF फेल हुए, लो AMH, बहुत ही लो AMH, जहाँ पर पेशेंट को डोनर एग बोला गया था। मतलब आप आपके खुद के अंडे से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, आपको किसी से वो लेना पड़ेगा। तो ये एक फीमेल के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही, मतलब एक कपल के लिए सॉरी, एक बहुत ट्रॉमा वाली चीज़ हो जाती है कि मैं अपना वंश आगे कैसे बढ़ा सकते हुए, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो जब हमने इनकी ट्रीटमेंट की गई और ये
विद प्रूफ है, क्योंकि बहुत लो एमएच में हम आयुर्वेदिक काफ़ी सारे चिकित्सक, नॉट जस्ट मी बट बहुत सारे चिकित्सक इस पे अच्छे से काम करते हैं, जहाँ हम क्वालिटी ऑफ एग पे काम करते हैं और थ्रू नेचुरल वे उन्होंने कंसीव किया है। उसके बाद थिन एंडोमेट्रियम, जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग 0.2 mm के करीब थी। आपको नेचुरली कंसीव होने के लिए या कोई भी चिकित्सा के पद्धति से कंसीव होने के लिए कम से कम 7.5-8 mm के ऊपर आपको थिकनेस चाहिए, एंडोमेट्रियल उतना तो चाहिए। उसमें फिर इम्प्लांटेशन यानी गर्भधारणा हो नहीं सकती, तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से काम किया है। उसके बाद मेल इनफर्टिलिटी में हम सीवियर ओलिगोअस्थन और टेराटोजूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स के सारे डिफेक्ट्स में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वेरिकोसील जैसे कंडीशंस में हैं जहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। कमिंग टू ऑटो इम्यून कंडीशंस, मेरे जो केसेस चलते हैं उसमें हमने माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन, जिसमें एक केस में जिसमें ऑफकोर्स नाम नहीं ले सकते, बट मुंबई के एक पेशेंट थे जिनके जो कैफ़े ओनर थे और कंटिन्यूस उनके गर्दन हिलने लग गई थी। ये माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है, मस्कुलो स्केलेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें आपका कंट्रोल मसल्स पे नहीं रहता। और इस केस में उन्होंने हमें एक्चुअली ये बताया था कि ऐसे लगता है लोग जब हमें देखते हैं तो बोलते हैं कि आप दिन में भी पीकर निकल रहे हो, मतलब इतना उसकी हाथ गर्दन काँप रही है, वो स्टेबल नहीं रह पाते। ऐसे पेशेंट को जब हमें ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक पद्धति से, और उसमें भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी हम यूज़ करते हैं जिसको हम रसायन मेडिसिन कहते हैं, जो कि बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है इस तरह के इलनेसेस पे काम करने वाले। ये जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, ये पूरा नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स का यूज़ किया गया था। और ये FDA अप्रूव्ड मेडिसिन होती है, वर्ल्ड वाइड हम इसको शिप करते हैं, भेजते हैं। और इस तरह की मेडिसिन से लेकर हमने उसकी जब ट्रीटमेंट की तो 2.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन, विदाउट एनी अदर इंटरवेंशन उसकी गर्दन कांपना बंद हो चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। ऑटो इम्यून डर्मेटिक कंडीशंस है, स्किन रिलेटेड कंडीशंस है, या सोरियासिस है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें इंसान बहुत परेशान रहता है ना, उसकी रोज़ की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे सारे हमने केसेस में ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी दी है। क्रॉनिक IBD, IBS, सीलियाक डिजीज़ है, लिवर से रिलेटेड करंटली भी हमारे पास लिवर सिरोसिस की केसेस चल रही है, जो बिना हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये सब आयुर्वेद की चिकित्सा की वजह से पॉसिबल हुआ है। और लास्ट एग्जाम्पल मैं एक देना चाहती हूँ कि जो आयुर्वेद को स्लो मानते हैं या समझते हैं कि आयुर्वेद में क्या है जो क्विकली आप दे सकते हो, तो हम यहाँ पर, और इसका एक वीडियो रिव्यू भी हमने अभी रिसेंटली पब्लिश किया, बहुत सारे बट एक रीसेंट की केस थी जब एक 45 ईयर ओल्ड इंसान हमारे क्लिनिक में आया था। आई थिंक 3 हफ्ते पहले की बात है। और वो आए, 145 किलो उनका वेट था, 125 किलो उनका वेट था, और उनको 3 लोग उठाकर 1 किलोमीटर दूरी से 3 लोग ऑटो में कैसे तो उनको बिठाकर लेकर आए। वो CT स्कैन लेकर आए थे, सारे हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर आए थे। और रात के 8 बजे मैं क्लिनिक में उनको देख रही थी। उसके बाद हमने उनको कहा कि, वो बोले कि कुछ भी करो, वो आदमी रो रहा था और उन्होंने लुंगी पहनी थी। लुंगी आप समझ रहे हो, साउथ का एक ट्रेडिशनल वेयर है, क्योंकि वो पैंट पहनने तक की उनमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उन्हें। तो जब हमने उनको यहाँ पे एक ट्रीटमेंट किया जिसको आयुर्वेद के ही बेसिस पर है, विद्धकर्मा और अग्निकर्मा नाम का हमने ट्रीटमेंट किया है। और वो एक इंस्टा पेन मैनेजमेंट मैं कहती हूँ थ्रू आयुर्वेद हम करते हैं। इसमें कोई भी पेन किलर्स का यूज़ नहीं होता, ना हमने कोई ऑयल लगाया, ना हमने उन्हें कोई इंटरनल मेडिसिन दी, हमने सिर्फ ये ट्रीटमेंट की। विद्याग्नि के बारे में आप ज़्यादा जानकारी हमारे और प्रोफाइल में देख सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट करने के एग्जैक्टली 10 या 12 मिनट के बाद पेशेंट यहाँ से चल कर गया और खुद पहले तो जाकर चेयर पर बैठा, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, वो इतने बुरी हालत में था। और उसके बाद हमें पता चला कि उसको वापस घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिला, तो वो 1 किलोमीटर चल कर गया घर, जो पहले उसको लोग ऑटो में उठा कर लेकर आए थे। तो इतना इंस्टेंट रिलीफ हम आयुर्वेद के थ्रू डेफिनेटली दे सकते हैं, और ये मैं रोज़ अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही एक इलाज है, उसके बाद हमने डेफिनेटली उनको मेडिसिन बाद में मेंटेनेंस के लिए भी चालू की, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हमें दिखते हैं ये किसी भी मेडिसिन की जो स्पीड है उससे कई ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। हम, और आयुर्वेद में सारे जितने रूट्स है आपके बॉडी में, जितने भी ओपनिंग्स है, उसको यूज़ किया गया है ताकि हम फास्ट से फास्ट, कितनी गहरी सोच है ये, अगर हमें ब्रेन तक पहुंचना है तो हमने नोज से मेडिसिन देना चालू किया। अब इस पर रिसर्च हो रहा है कि इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन आर हेल्पफुल इन ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये तो आयुर्वेद में नस्य के बारे में बताया था,
बस्ती हम देते हैं एनिमा, यानी हमने रेक्टल रूट को भी यूज़ किया, वहाँ से हम मेडिसिन अंदर डाल रहे क्योंकि वो आपके हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करके डायरेक्ट आपके खून में मेडिसिन पहुँचा रहे हैं। तो इतना फास्ट एक्टिंग आयुर्वेद है, पता नहीं है स्लो वर्ड कहाँ से आया। मैंने अपने प्रैक्टिस में स्लो नहीं देखा। आप एसिडिटी की मेडिसिन कोई भी खाइए, हमारी भी खाइए, जितनी देर में आपको दूसरे मेडिसिन से रिलीफ आएगा उतने ही देर में या शायद उससे कम देर में हमारे मेडिसिन से भी रिलीफ आ जाएगा। अब आप जिन क्रॉनिक बीमारियों को लेकर आते हो, आप डायबिटीज का इलाज मांगते हो, उसको तो दूसरे पैथी में भी उम्र भर मेडिसिन, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपने मेडिसिन लेना है। थायराइड के लिए लेना है, डायबिटीज के लिए लेना है, बीपी के लिए लेना है, आपको कहा जाता है, तब तो आपको कोई स्लो नहीं दिखता। तो स्लो और फास्ट की जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव है। आप कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उसके बारे में बात कीजिए, कितने सालों से आपको बीमारी है, तो फिर उसकी चिकित्सा कितने दिन में होगी। कोई जादू तो कोई भी नहीं करेगा ना। आप 15 साल से यू आर सफरिंग और आप आयुर्वेद के पास उम्मीद लेके आते हो कि आपने मुझे एक दिन में ठीक करना है, और नहीं किया तो आप स्लो बोलते हो, तो ये कहाँ का न्याय हुआ। तो ऐसा नहीं है। तो आपको फेयर मीन्स बाय ऑल पैरामीटर्स आयुर्वेद कहाँ पे सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और लास्ट है, हम अपुनर्भव चिकित्सा में मानते हैं। ये आयुर्वेद की और एक शानदार एक कॉन्सेप्ट है, अपुनर्भव, मतलब वापस नहीं होना चाहिए। तो हमने पेशेंट को अभी तो ठीक कर दिया, लेकिन फिर वो थोड़े दिन बाद आया कंप्लेंट लेकर, तो क्या वो चिकित्सा हुई? नहीं हुई ना। तो हमें उसे ऐसे मुकाम पर लाकर जहाँ पॉसिबल है, हो सकता है हर डिजीज़ में नहीं, बट जहाँ पॉसिबल है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से जी पाए, अपना काम वो ठीक से कर पाए, और उसको सिम्टम्स का रिपीटेशन, फ्लेयरअप्स ना हो। इसके लिए जो चिकित्सा, जो वर्ड यूज़ किया गया था, आयुर्वेद ने ही वो वर्ड बोला है, अपुनर्भव चिकित्सा को ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्या इस पैरामीटर पे आप टेस्ट करते हो? आज आप एक बीमारी से ठीक हुए, उसकी दवाई खाई, उससे दूसरी बीमारी हो गई, तो ये कैसा इलाज हुआ? तो ये ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि जो बीमारी, जो ड्रग उस बीमारी को, नई बीमारी को नहीं पैदा करे, वो सही चिकित्सा भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है, बट ड्यू टू आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट आई विल स्टॉप हियर। या मैम आपने इतना डिटेल में बताया, मतलब लिटरली, मतलब लोगों को नहीं पता एक्चुअल में कि है क्या ये आयुर्वेदा। इस वजह से कि हाँ ये स्लो है, ये इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, ये सारे मिथ आते हैं। तो लेकिन आई थिंक कि आपका ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच चेंज होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप बैंगलोर में हो और आप मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैम का क्लिनिक आयुर्वेदा फर्स्ट व्हाइटफील्ड में है। आप गूगल पे सर्च करिए और आपकी कोई भी बीमारी हो आप डायरेक्टली मैम से कंसल्ट कर सकते हैं और उसका मैम के एक्सपीरियंस का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मैम आपका जैसे यहाँ पे क्लिनिक है व्हाइटफील्ड में, तो आप अपने क्लिनिक के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या टाइमिंग है, किसी को आपसे कंसल्ट करना हो तो कैसे करें, पूरे डिटेल में बताइए, ठीक, ताकि कोई भी आपसे ईजी तरीके से कनेक्ट कर सके। तो मेरा क्लिनिक आयुर्वेदा फर्स्ट सिद्धपुरा व्हाइटफील्ड बैंगलोर में है, और यहाँ पर हम आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत की मैंने बात की थी, हमारे वॉलपेपर पर आप वीडियो गूगल पर भी देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एक बना कर दिया गया है। तो हमारी बेसिक सोच है कि हम इसी पर काम करेंगे, हेल्थ इन टोटालिटी पे काम करेंगे, ये मेरा मानना है। और आयुर्वेद की पुरानी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि मैंने अभी कुछ नाम बताए थे, विद्यकर्म, अग्निकर्म, सारे पंचकर्म, उत्तर बस्ती, मेल में, फीमेल्स में, फर्टिलिटी के सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, लोकल ट्रीटमेंट, सिस्टमिक ट्रीटमेंट्स, ये सब हमने इसमें इंक्लूड कर रखे। तो एक वन इन प्लेस सॉर्टेड है जहाँ पर आपको सारी ही पंचकर्म से रिलेटेड सेवाएं, सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। और जितना भी आप पुराने चिकित्सा पद्धतियों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ इन वेलनेस और डिजीज़ रिलेटेड, वो हम यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा मेरी खुद की एक्सपर्टीज़, जो ऑफ कोर्स हम क्रॉनिक इलनेसेस में तो काम करते ही है, और मेरे पास सारे ही तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन जिस पे मेरा ज़्यादा काम अभी फ़िलहाल चलता है वो इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल है, पेडियाट्रिक केसेस है, गायनेक रिलेटेड केसेस है, मतलब माहवारी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में है उस पर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लिवर और गट डिसीजेस पर काम कर रहे हैं, और स्किन डिजीजेस और मेंटल हेल्थ। तो ये हमारे पास इस तरह के फोकस पॉइंट्स ज़्यादा है। और पेन रिलीफ, इंस्टा पेन रिलीफ थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट्स जो भी हमने बात की थी, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जॉइंट डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स दिख रहा है, और मैं जिस एरिया में काम करती हूँ प्राइमरीली आईटी सेक्टर में है, तो सभी तरह के जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज भी यहाँ पर काफ़ी आती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ काउंसलिंग सेशंस भी हम यहाँ पे करते हैं। तो ओवरऑल आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके लिए हमने यहाँ पर अपना पूरा एक एक्सेस दे रखा है आपको। और मेरे
प्रैक्टिस के टाइमिंग्स मंडे से लेकर सैटरडे तक है बाय अपॉइंटमेंट्स। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी है, जैसे कि प्रैक्टो पर है, विजिट हेल्थ पर है, आईमम्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट के थ्रू हम लोकल और इंटरनेशनल सारे ही कंसल्टेशंस करते हैं, वेबसाइट के थ्रू, जूम लिंक के थ्रू करते हैं। और टाइमिंग्स है वीकडेज में 9 to 1 और शाम को 6 to 8 है। और इसके अलावा गर्भ संस्कार कंसल्टेंट भी मैं हूँ, तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद हम उनके गर्भ संस्कार कंसल्टेंट और फिर पेडियाट्रिशियन भी बन ही जाते हैं। तो एक फैमिली डॉक्टर की जो कॉन्सेप्ट आजकल रही नहीं है, तो आयुर्वेद के प्रैक्टिस के थ्रू मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह फैमिलीज से जुड़ने का मौका मिलता है। तो एक के बाद कोई दूसरा पेशेंट है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, तो हम कहीं ना कहीं हर जगह उसके हेल्थ केयर में रोल प्ले कर रहे हैं आज। तो मैम आपने ये तो बता दिया कि कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो वो क्या आप खुद बनाते हो या उस पर हम कैसे ट्रस्ट करें? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ट्रस्ट तो आपने किसी पर भी वैसे तो अंधविश्वास करना ही नहीं चाहिए, राइट। तो हम लोग कैसे ट्रस्टवर्दी है? तो पहली बात, आयुर्वेद का जो मैं एक ट्रेडिशनल हार्डकोर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, और जब मैं इसकी बात करती हूँ मूलभूत सिद्धांत की, तो मैं कहती हूँ कि पर्सनलाइज मेडिसिन होता है आयुर्वेद में। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी पूरी केस टेकिंग करते हैं, उसके बाद उसकी मेडिसिन, उसकी कंप्लेंट सुनकर, पूरा सब कुछ सुनकर वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दे दूँ तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, लिमिटेशंस है कि मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन उस तरह से नहीं देख सकती। तो आज भी हम मेडिसिन को अपनी मेडिसिन यूनिट में खुद यहाँ पर मिक्स करके देते हैं। बनाने की विधि यहाँ पर नहीं है, मिक्सिंग की है। मतलब बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में से हम एक कॉम्बिनेशन सेट करते हैं और आपको बना कर देते हैं। अब ये जो मेडिसिन प्रोक्योर किए जाते हैं, वो मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि ये FDA अप्रूव्ड कंपनीज है, तो ये कहीं से हम रैंडमली नहीं उठा रहे, ये उन्हीं कंपनीज के मेडिसिन है। आज 17+ सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड प्राउडली आई कैन टेल विदाउट अ सिंगल एपिसोड ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ मेडिसिन और एडवर्स रिएक्शंस ऑफ अ मेडिसिन, बिकॉज वी बाय देम फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज जिनका वर्ल्ड वाइड है। मेरे पेशेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, तो हमें अगर उनको शिप आउट करना है तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग, efficacy of the medicine and quality of the medicine is something which we have no compromise upon। तो ये जब चीज़ आती है, तो आज भी कोई अगर चाहे और उसको हम पूरा उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालें, इसका प्रिस्क्रिप्शन भी जिसको चाहिए डेफिनेटली देते ही है। तो इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं है। और मैं नवजात शिशु, यानी हम अगर गर्भ विज्ञान की बात करें तो प्रेग्नेंट औरतों से लेकर बूढ़े लोगों तक को सबको हम मेडिसिन देते हैं। तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में हमेशा रहती है, और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। तो आप ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हैं, और इन कंपनीज जहाँ से वो प्रोक्योर किए जाते हैं, अगर किसी को जानना है तो हम उनको वो भी बता देते हैं। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, हम सब कुछ बाय लॉ कर रहे हैं, विथ एजुकेशन, विथ एक्सपर्टीज, विथ एक्सपीरियंस, विथ नॉलेज एंड विथ साइंटिफिक एविडेंस है। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ना कि इसके बारे में डरिए या मिथ्स पालिए। मैं हमेशा कहती हूँ आपका डॉक्टर आपका दोस्त भी होना चाहिए। दोस्त किस तरह से कि आप उससे पूछने से ना डरे, कि आपको अगर मैं किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ तो मैं उसके पीछे पूरा लॉजिक, मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ ये ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे पास अथॉरिटी और आप बस मेरी बात मानो। तो डॉक्टर का काम हील करना भी होता है और गाइड करना भी होता है। तो इस तरह हम ये पूरा प्रोटोकॉल सभी में मेंटेन करते हैं। वेरी नाइस मैम, और आपने इतनी डिटेल नॉलेज दी है कि अगर मैं बातें करूं तो और भी बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट हो जाएगा। मे बी शायद हम दूसरे सीरीज में बात करेंगे आपसे, बट ओनली वन लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपने बताया न्याज से हम नोज के थ्रू ऑयल डालते हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब लोग कहते हैं कि नोज में ऑयल डालिए, नेवल में ऑयल डालिए, तो फिर इससे बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर। तो बस इसको हमें बता दीजिए कि ये क्या है और इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्विकली मैं बता देती हूँ। नस्य का मतलब है नाक, इंट्रानेजल इंस्टिलेशन मेडिसिन का है, नाक के द्वारा मेडिसिन डाली जाती है। तो जिसको जुकाम है या जिसको कोई और प्रॉब्लम है, हर एक ने ये नहीं करना है। पहली बात तो किसने करना है उसकी समझ रखनी ज़रूरी है, और पीरियड्स में हम मना करते हैं औरतों को करने के लिए। बट बाकी आप नस्य एज अ डेली बेसिस पर आप कर सकते हो, जिसमें अगर बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स और घी, जो घी मैं बता रही हूँ वो गिर गाय का घी है, वही घी और कोई और नहीं, या मेडिकेटेड घी। इसका ड्रॉपर से 3-3 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में रात को हल्का सा उसको गर्म करना है, गर्म पानी में रखकर, और उसको फिर ड्रॉपर के बेसिस पर आपको नाक के अंदर डालना है। नाक को, गर्दन को थोड़ा टिल्ट करना है, ड्रॉपर से मेडिसिन को अंदर डालना है, और फिर आपको लेट जाना है। तो इस तरह से, और फिर सांस अंदर खींच के नाक से, मतलब नाक से सांस अंदर लेनी है, मुंह से ब्लो आउट करना है। तो नस्य आप रोज़ करिए, इतने अच्छे रिजल्ट है। और जैसे मैंने बताया, जिसको
पित्त हो रहा है, जिसको स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, आँखों में प्रॉब्लम्स है, ड्राइनेस है, चश्मा है, या हार्मोनल इश्यूज़ है, फर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी हम नस्य देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम बोलते हैं, और जनरल एज अ गुड प्रैक्टिस भी नस्य अच्छा है। आप एंटी एजिंग चाहते हो, आंखें अच्छी रहे, चश्मा नहीं लगे, तो आप हमेशा नस्य कीजिए। चश्मा नहीं लगेगा अगर जितना जल्दी शुरू करोगे। ऑफकोर्स अगर कोई और बीमारी हो तो वो बात अलग है, पर नस्य के बहुत फ़ायदे हैं। नाभि पूरण के फ़ायदे, पादाभ्यंग के भी फ़ायदे हैं। नाभि पूरण में पेट में तेल गर्म करके उसको डालना है, भरना है, और काउंट ऑफ 100 तक क्लॉकवाइज घुमाना है, और जो भूखे पेट करना है सुबह। और पैरों में तेल, पैरों के तलवों पे जो गर्म तेल लगाया जाता है उसको पादाभ्यंग कहते हैं। पाद का मतलब घुटने से लेकर पैरों तक है, बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं तो रात में सोते वक्त पैरों के तलवों पर आप कोई भी आयुर्वेदिक तेल आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके ले सकते हो, और उसको रोज़ मालिश करके लगा सकते हो। तो सारे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आप काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी नींद भी आती है, और जो सबको पसंद है सुनना, एंटी एजिंग भी इसका इफेक्ट होता है। और मैम जैसे नोज में जो हम तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो मोस्टली कोकोनट ऑयल, जैसे यहाँ साउथ में तो कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल वो डाल सकते हैं, या फिर हमें नहीं, तो आयुर्वेदिक? इसका रिस्ट्रिक्शन है, पित्त वाले ने को मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है, वो गर्मी करेगा। अगर उसको खून आने की टेंडेंसीज है तो वो उसको बढ़ा देगा। तो ये हर एक को हर एक चीज़ नहीं चलेगी। जो हम शुरुआत से बात करें, मौसम भी देखना है। बहुत ठंड होती है, वहाँ सरसों का तेल डाल सकते हैं, लेकिन जिसको एसिडिटी है उसने सरसों का तेल नहीं डालना। जिसको जुकाम है उसने कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत थिक होता है, तो जनरली नाक में वो अच्छे से सेट नहीं होता, और उससे किसी किसी को जुकाम हो सकती है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि जनरली करने से पहले आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के आप अगर सलाह लो तो ये बेटर रहेगा कि किस औषधि को हमने यूज़ करना है। बाकी प्रोसेस तो मैंने बता दी। ओके, वेरी नाइस मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और आई थिंक हमारे सारे व्यूवर्स को ये मतलब बहुत सारी नॉलेज, और जो उनके अंदर एक मिथ होगा बहुत आयुर्वेद को लेके, वो आई थिंक आज दूर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में बुलाने के लिए, आपके चैनल को इतनी अच्छी व्यूवरशिप है। मुझे पूरा यकीन है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको हो, और चैट बॉक्स में आप अगर दे तो मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगी। और इसके अलावा मालती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए देना चाहेंगी? मेरा यही मैसेज है आप सभी को कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरः। तो आयुर्वेद शास्त्र में जो कहा है उसको बोला गया है, वो परम आदर से हमारे इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। और आज वर्ल्ड वाइड पीपल आर लुकिंग अप टू अस। आज गवर्नमेंट का हमें इसके लिए सपोर्ट है, और पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है कि इसमें कुछ है जो हम हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते। तो जितना भी आपसे बन सके, जिस लेवल पर बन सके, आप ज़रूर इस शास्त्र को अपने मैनुअल की तरह यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद हमें ज़रूर बताइए आपके कमेंट्स के थ्रू कि आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।